तो ये जो लेंस है ये बेसिकली प्रोटीन से बना है। किससे बना है? प्रोटीन से बना है। ज्यादा फोन चला लिया, स्ट्रेन पड़ गया, आंखों पे दबाव पड़ गया, फिर रोशनी कम है, तो हमारी आंख यानी हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लाइट आए। इसके अंदर ही आंख मौजूद है। तो कैसे हैं आप सब? स्प्रिंट सीरीज का लेक्चर नंबर 2, चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। चलो शुरू करते हैं पूरे फोकस के साथ, और गारंटी के साथ कहता हूं अगर ये वीडियो पूरी देख ली तो इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो भाई, चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई, तो ह्यूमन आई को समझते हैं। हम जानते हैं हमारे पास 5 सेंस मौजूद हैं। सेंस ऑफ टेस्ट है, सेंस ऑफ स्मेल है, सेंस ऑफ हियरिंग है, सेंस ऑफ टच है, सेंस ऑफ विजन है। एक छठा सेंस भी होता है जिसे सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं, जो आजकल आप बच्चों में भर भर करे भाई, वो डार्क ह्यूमर आप जिसे बोलते हैं। तो अपने टॉपिक में वापस आते हैं और समझते हैं। तो देखो भाई, हर सेंस के लिए एक ऑर्गन हमारी बॉडी में डिजाइन है। जैसे टच के लिए हमारे पास स्किन है, टेस्ट के लिए हमारे पास टंग है, स्मेल के लिए हमारे पास नोज है, हियरिंग के लिए हमारे पास हमारे कान है, ऐसे ही विजन देखने के लिए हमारे पास हमारी आंखें हैं, ह्यूमन आई। तो इस ह्यूमन आई को समझते हैं। तो ध्यान से देखो भाई, एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे इस्तेमाल किया जाता है ह्यूमन बींग्स के द्वारा ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। अरे क्या मतलब है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का? मतलब क्या है यार? ऑप्टिकल मतलब बेटा देखो, लाइट से जुड़ी कोई भी चीज को फिजिक्स में ऑप्टिकल बोल दिया जाता है। जैसे ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, यानी एक ऑप्टिकल डिवाइस है। जैसे आपके चश्मे नहीं होते, चश्मे पहनते हैं जब आपका नंबर बढ़ जाता है, तो वो भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें देखने में मदद करता है। पर वो हमने खुद नहीं बनाया, तो वो आर्टिफिशियल हो गया। ये भगवान जी ने दिया यार हमें, तो ये नेचुरल हो गया, कोई दिक्कत। अच्छा, एक आई बॉल का डायमीटर कितना होता है वो ध्यान से देखो, 2.3 सेंटीमीटर। 2.3 सेंटीमीटर नोट डाउन कर लो यार, कि आपकी जो आंख होगी ना लगभग 2.5 सेंटीमीटर बड़ी है, इससे ज्यादा नहीं है, इतनी होगी कम से कम। समझे कि नहीं समझे? कहां मौजूद होती है? हमारे स्कल में, आई सॉकेट्स में मौजूद होती है। सॉकेट समझते हो ना, मतलब खाली जगह है। हमारे स्कल में एक खाली जगह होती है यहां पर, इसको आई सॉकेट कहते हैं। इसके अंदर ही आंख मौजूद है। समझे कि नहीं समझे? अब देखो, आंख के अंदर भी कुछ चीजें होती हैं जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट है, जो हमें देखने में मदद करती हैं। बेसिकली उन चीजों को समझना है। तो ध्यान से देखो, सिलेरी मसल्स हो गई, क्रिस्टलाइन लेंस होता है, एक्वस ह्यूमर है, प्यूपिल है, आइरिस है, कॉर्निया है, रेटिना है, ऑप्टिक नर्व है, विट्रस ह्यूमर है। अरे सर ये सब क्या बोल गए? अभी समझेंगे इन्हें ध्यान से। ये हमारी आंख का पार्ट होते हैं जो हमें चीजों को देखने में मदद करते हैं। एक एक करके समझते हैं। जैसे ध्यान से देखो, पहले सबसे पहले समझते हैं कि सबसे बाहर की तरफ जो है, सबसे बाहर की तरफ जो है, इसे बोला गया कॉर्निया। क्या बोला गया? कॉर्निया। यार देखो, कॉर्निया ना बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, एक ट्रांसपेरेंट परत है, एक ट्रांसपेरेंट परत है जो कि लाइट का रिफ्रैक्शन कराती है, जो कि लाइट का रिफ्रैक्शन कराती है। अच्छा, अगर आपको बताऊं, काफी इंपॉर्टेंट चीजें लिख लेना कि 70%, 70% लाइट का रिफ्रैक्शन ये कॉर्निया ही कर देता है। क्या? 70% लाइट का रिफ्रैक्शन ये कॉर्निया कर देता है। क्या? देख लो भाई, 70% लाइट का रिफ्रैक्शन ये कॉर्निया बाहर ही कर देगा। समझे कि नहीं समझे? फिर बची कुछ लाइट अंदर जाएगी और बचा कुछ रिफ्रैक्शन जो है वो कौन कर देगा? वो यहां मौजूद क्रिस्टलाइन लेंस कर देगा, क्रिस्टलाइन लेंस कर देगा। तो कॉर्निया का काम समझ में आया? बेसिकली टॉप मोस्ट लेयर है, बाहर वाली लेयर है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है जो 70% रिफ्रैक्शन करा रही है। ठीक है, बाकी लाइट आगे जाती है। फिर आगे कौन मौजूद है? लेंस मौजूद है, लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस। अब इसे क्रिस्टलाइन लेंस क्यों बोला गया? पहली बात समझो, आप जानते होंगे कि हमारी आंखों में कॉन्वेक्स लेंस मौजूद है। कौन सा? कॉन्वेक्स। क्यों सर? क्योंकि यार एक बात बताओ, हम चाहते हैं हम रियल दुनिया की इमेज देखें, रियल इमेज देखें। तो यार रियल इमेज कौन सा लेंस बनाता है? रियल इमेज बनाता है कॉन्वेक्स लेंस। बहुत बढ़िया, शाबाश। इसीलिए हमारी आंखों में भगवान जी ने पहले से ही कॉन्वेक्स लेंस फिट करा हुआ है, कोई दिक्कत भाई? अच्छा, क्रिस्टलाइन लेंस की बोला इसे, तो यार देखो, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, ये कोई शीशे का तो नहीं बना है। जैसे अभी हमारे बाहर तो शीशे के बने होते हैं, ग्लास के बने होते हैं, ग्लास के बने होते हैं, बेसिकली कांच के। ठीक है, तो ये जो लेंस है ये बेसिकली प्रोटीन से बना है। किससे बना है? प्रोटीन से बना है। उन प्रोटीन का नाम है क्रिस्टलीन। उन प्रोटीन का नाम क्या है? क्रिस्टलीन। उन प्रोटीन का नाम है क्रिस्टलीन। तो ये जो हमारी आंखों का लेंस है वो क्रिस्टलीन नामक प्रोटीन से बना है, इसलिए इस लेंस का नाम और क्या पड़ गया? क्रिस्टलाइन लेंस। बहुत बढ़िया, समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात समझो कि भाई देखो, ये तो कॉर्निया हो गया, यहाँ पे ये लेंस हो गया। तो ये जो कॉर्निया और लेंस के बीच की खाली जगह है ना, कॉर्निया और लेंस के बीच की जो खाली जगह है उसको भरता है एक्वस ह्यूमर। कौन भरता है उसको? एक्वस
ह्यूमर, उसको भरता है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर बेसिकली एक लिक्विड है जो इस खाली जगह को भरने में काम आता है। पहली बात तो ये समझ लो। दूसरी बात है प्रेशर को बैलेंस करता है। किसको? प्रेशर को। भाई देखो, एक तो अंदर का प्रेशर होगा, एक बाहर का प्रेशर होगा, तो यार अंदर के प्रेशर को बाहर के प्रेशर के साथ बैलेंस रखना है ना, तो उस बैलेंस को भी मेंटेन कर रहा है। तो एक्वस ह्यूमर क्या कर रहा है? पहली बात तो इस खाली जगह को भर रहा है। दूसरी बात क्या? बाहर के अंदर के प्रेशर को मेंटेन रख रहा है। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत यहां से? अब तीसरी बात और सुन लो, क्या कॉर्निया को नरिशमेंट देता है। कॉर्निया को नरिशमेंट देगा। अबे कॉर्निया भी तो बेसिकली हमारे सेल हो गया एक तरीके से, उनको भी तो चाहिए यार काम, नरिशमेंट वगैरह चाहिए, तो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। ये कुछ काम हो गए किसके? एक्वस ह्यूमर के। बहुत बढ़िया, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा अंदर अगर आप जाओगे तो एक छोटा सा आपको ये छेद दिखेगा, इसे बोलते हैं प्यूपिल। एक छोटा सा होल होता है, इसे बोलते हैं प्यूपिल। अभी दिखा देता हूं मैं, थोड़ा मेरे पास इमेज होगी इस चीज की। आंख की देखो, ये रहा, देखो ये रहा, ये जो काला काला देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं प्यूपिल। और इसके आसपास जो लाइन होती है बेसिकली ये होता है आइरिस। ये तो हो गया प्यूपिल। ये जो आप देख रहे हो ना, जो कलर दे रहा है आंखों को, जो आंखों को कलर दे रहा है उसे बोलते हैं आइरिस। तो अब ध्यान से समझो यार, ये प्यूपिल का क्या काम होता है। देखो यही समझा देंगे आपको कि प्यूपिल का काम क्या पड़ता है। तो देखो भाई, प्यूपिल बेसिकली अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है। अगर आपको याद हो, लाइट चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, एक चीज थी अपर्चर। क्या थी? अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? देखो शीशे का मुंह है, मिरर का मुंह अपर्चर, यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या है? अपर्चर। अगर अपर्चर ज्यादा तो अमाउंट ऑफ लाइट ज्यादा, अपर्चर कम तो अमाउंट ऑफ लाइट कम। तो यार हमारी आंखों के लिए भी एक अपर्चर है जो कि है प्यूपिल। बहुत बढ़िया। क्या? प्यूपिल अगर बड़ा होगा तो अमाउंट ऑफ लाइट ज्यादा आएगी, प्यूपिल अगर छोटा होगा तो अमाउंट ऑफ लाइट कम आएगी। बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात समझो, प्यूपिल को बड़ा छोटा करने के लिए भी तो कुछ चाहिए, वो होता है आइरिस। बहुत बढ़िया, वो होता है कौन है? होता है आइरिस। तो प्यूपिल बेसिकली क्या है? प्यूपिल है अपर्चर जो अमाउंट ऑफ लाइट कंट्रोल कर रहा है। पर प्यूपिल को भी तो बड़ा छोटा करने के लिए कुछ चाहिए, वो कौन है? वो हमारा आइरिस है। आइरिस बेसिकली प्यूपिल को कंट्रोल करता है। दूसरी बात, आइरिस हमारी आंखों को कलर देता है। आइरिस हमारी आंखों को कलर देता है। क्या समझाया मैंने अभी? ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस आंख में, कि देखो इस आंख की अगर हम बात करें तो इसका कलर देख पा रहे हो ना, इसका कलर देख पा रहे हो? ये कौन दे रहा है? आइरिस दे रहा है। क्यों दे रहा है यार? दरअसल ना आइरिस में मौजूद होता है मेलेनिन नाम का सब्सटेंस। मेलेनिन नाम का सब्सटेंस, मेलेनिन नाम का सब्सटेंस। अगर इस मेलेनिन की मात्रा ज्यादा होती है तो आंखों का रंग ब्लैक ब्राउन बन जाता है। मेलेनिन की मात्रा कम है तो ब्लू, हल्का ग्रीन ऐसा बन सकता है। तो बेसिकली आइरिस प्यूपिल को कंट्रोल भी कर रहा है, आइरिस आंखों को कलर भी दे रहा है। बहुत बढ़िया, समझे कि नहीं समझे? वेरी गुड। तो आगे देखो। अच्छा, लेंस का काम क्या है? बेसिकली लेंस का काम है रिफ्रैक्शन कराना। लेंस का काम है रिफ्रैक्शन कराना। लाइट रेस को हमारे स्क्रीन, पीछे जो स्क्रीन होती है ना, अबे रियल इमेज स्क्रीन पे बनती है, लाइट चैप्टर में पढ़ा होगा आपने। तो एक स्क्रीन भी चाहिए, तो वो स्क्रीन हमारे पीछे मौजूद है, हमारी आंखों का पर्दा है। कौन है? रेटिना। कौन है? रेटिना। गाना सुना है ना आपने, पर्दा ना हटाओ छुपा रहने दो, अरे वही पर्दा है, वही पर्दा है रेटिना। कोई दिक्कत समझे कि नहीं समझे? तो यानी जो लाइट रेज आती हैं आके इस पॉइंट पे मिलती है, इस रेटिना पे मिलती है। रेटिना पे क्या बन जाती है? इमेज बन जाती है। हमारा ब्रेन समझ जाता है अइला सामने तो कुछ है। समझे कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया, रेटिना भी समझ गए आप। अच्छा एक बात समझो यार, अगर हम दूर का देख रहे हैं तो बात अलग है, पास का देख रहे हैं तो कहानी अलग है। मतलब बेसिकली अगर हम दूर का देख रहे हैं तो लेंस को थोड़ा सा बड़ा होना पड़ेगा, हम पास का देख रहे हैं लेंस को छोटा होना पड़ेगा। तो यार लेंस को बड़ा छोटा करने के लिए भी तो कोई चीज चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? वो है सिलेरी मसल्स। कौन है? सिलेरी मसल्स। यानी जब हम दूर का देखते हैं, जब हम पास का देखते हैं, तो सिलेरी मसल क्या करती है? लेंस को बड़ा छोटा करती है ताकि हम क्लियरली दूर का पास का देख पाए। ये सिलेरी मसल का फंक्शन है। जैसे ध्यान से देखो, ये सिलेरी मसल है, ये लेंस को ऐसे पकड़ा हुआ होता है, लेंस को ऐसे पकड़ रखा होता है। जैसे लेंस हम दूर का देख रहे हैं तो ऐसे खुल जाती है, पास का देख रहे हैं ऐसे लेंस को दोबारा से छोटा कर देती है, तो हम पास का दूर का क्लियरली देख पाते हैं। सिलेरी मसल का फंक्शन भी समझ गए, तो आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखो भाई, अब ये है विट्रस ह्यूमर। यार ये भी बड़ा आसान है, ये भी एक जेल टाइप का लिक्विड होता है, जेल टाइप का लिक्विड होता है। जैसे भाई देखो, ये लेंस हो गया, ये आपका लेंस हो गया, ये रेटिना हो गया। तो यार लेंस और रेटिना के बीच में भी तो जगह खाली है, ये जगह खाली है ना। इस खाली जगह को भरता है विट्रस ह्यूमर। समझे कि नहीं समझे? इस खाली जगह को भरता है
विट्रस ह्यूमर। इस विट्रस ह्यूमर के काम क्या है? पहली बात, इस खाली जगह को भर रहा है, लेंस और रेटिना के बीच की खाली जगह को भर रहा है। दूसरी बात, ऑक्सीजन कंटेंट को मेंटेन रखता है। यार हमारी आंख को भी तो ऑक्सीजन चाहिए, बेसिकली यहाँ पे ऑक्सीजन के कंटेंट को मेंटेन रखेगा, प्रेशर को मेंटेन रखेगा, आई बॉल की शेप को बना के रखता है। अगर मान लो ये नहीं होता तो आई बॉल पे चक जाती यार, ये है ना यहाँ पे, मतलब बेसिकली यार आई बॉल की शेप को मेंटेन रख रहा है। ये विट्रस ह्यूमर के काम हो गए। तो अब आपने सब चीज समझ ली ह्यूमन आई की। अब आप जानते हो कि भाई आपकी आंख कैसे काम करते हैं, इसलिए कहता हूं यार संभाल के रखो, थोड़ा फोन कम चलाओ, सिर्फ ये पढ़ाई के लिए चलाओ, बढ़ना मत चलाओ, हो सके जितना कम चलाओ उतना बढ़िया। समझे कि नहीं समझे? तो इसीलिए बेटा हमारा अपनी आंखों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, बहुत जरूरी चीज है आंख हमारी। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जितना समझाया वही सब लिखा हुआ है कि रेटिना क्या है। जैसे अगर आपको पता हो, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है हमारी आंख के अंदर होती है जहां पे इमेज बनती है। सर इमेज तो बन गई, इमेज हमारे ब्रेन तक कैसे पहुंचेगी? यार रेटिना में ना दो तरीके के सेल मौजूद होते हैं, आपने पढ़ा होगा, पहले नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लो। रेटिना में दो तरीके के सेल मौजूद होते हैं, रॉड एंड कॉन सेल। तो बेसिकली क्या होता है, जब जैसे ही लाइट रेटिना पे पड़ती है तो रेटिना के सेल एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये सेल क्या करते हैं, उस लाइट को पहचान के, उस इमेज को पहचान के उसका इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाते हैं। एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना के ऑप्टिक नर्व के थ्रू, किसके थ्रू? एक ऑप्टिक नर्व होती है जो हमारी आंख से सीधा हमारे दिमाग तक पहुंचती है। उस ऑप्टिक नर्व के थ्रू उस सिग्नल को आंखों से दिमाग तक पहुंचा देते हैं। दिमाग समझ जाता है किस चीज की इमेज है। समझे कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया, ध्यान से समझो। देखो यहाँ पे दे रखा है, इट कंटेन रॉड्स लो लाइट एंड कंटेन कोन्स हाई लाइट। रॉड्स लो लाइट, कोन्स हाई लाइट। सर ये क्या मतलब यार? देखो ये जो दोनों सेल है ना, ये अपने अपने तरीके से काम करते हैं। जैसे जहां पे रोशनी कम होगी ना, वहां पे रॉड सेल एक्टिवेट हो जाएंगे, ज्यादा काम रॉड सेल करेंगे। जहां पे ज्यादा लाइट होगी वहां पे कौन सेल एक्टिवेट हो जाएंगे, कौन सेल अपना काम करते हैं ज्यादा। समझे कि नहीं समझे? यानी बेसिकली देखो एक और फंक्शन है कौन सेल का। कौन सेल जो होता है ना, बेसिकली आपका कलर पहचानते हैं। क्या पहचानते हैं? कलर। यार जैसे भाई आप अभी मेरे को देख पा रहे हो कि मेरी शर्ट का कलर क्या है, मतलब जैकेट का कलर क्या है, इस बोर्ड पे पीछे किस टेक्स्ट का कलर क्या है। तो बेसिकली कौन सेल का काम होता है कलर को पहचानना। अब मान लो भाई जिसको कलर पहचानने में दिक्कत होती है, तो उसका मतलब यह है कि उसके अंदर कौन सेल की मात्रा कम है। ऐसी बात नहीं है कौन सेल नहीं है, अबे है तभी तो थोड़े बहुत कलर पहचान पाता है। मतलब जिसको दो तीन कलर पहचानने में समझ नहीं आता कौन सा कलर कैसा है, तो उसमें कौन सेल की मात्रा कम है। इसी चीज को बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, यानी उसको क्या हो जाती है, कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है। समझे कि नहीं समझे? ठीक, तो हो गया रोड सेल, एक हो गया कौन सेल। अच्छा एक क्वेश्चन आता है कि उल्लू आपका रात में आसानी से देख पाता है, रात में अच्छे से देख पाता है। तो बेटा आंसर ये है कि उल्लू के अंदर रॉड सेल की मात्रा ज्यादा होती है जो कि लो लाइट में फंक्शन करते हैं। तो रॉड सेल की मात्रा ज्यादा होने की वजह से उल्लू जो है अंधेरे में भी आसानी से देख पाता है। कोई दिक्कत परेशानी? आगे बढ़ते हैं। कॉर्निया हमने समझ लिया, आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। ज्यादातर रिफ्रैक्शन लगभग कितना 70% रिफ्रैक्शन कॉर्निया कर देता है। एक्वस ह्यूमर पढ़ लिया, फ्लूइड होता है जो आपका कॉर्निया और लेंस के बीच में भरा होता है। इसके 3-4 पार्ट भी पढ़ लेते हैं, मतलब क्या क्या फंक्शन होते हैं। आई लेंस हमें पता है, कॉन्वेक्स लेंस है, ट्रांसपेरेंट है, फ्लेक्सिबल जेली लाइक मटेरियल से बना है, प्रोटीन से बना है बेसिकली। ठीक है, इसके कर्वेचर को, कर्वेचर मतलब ये बड़ा छोटा कर सकता है, कौन करता है? सिलेरी मसल। कौन करता है? सिलेरी मसल्स। कोई दिक्कत परेशानी? आगे देखो विट्रस ह्यूमर है, आई की शेप को मेंटेन रखता है, आई की शेप को, आई की फॉर्म को मेंटेन रखता है। पढ़ लिया सब कुछ यार, आगे चलो ध्यान से देखो। प्यूपिल बता दिया, होल होता है, मिडल में होता है, अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है। अच्छा ब्लैक क्यों दिखता है? यार लाइट अंदर आई तो, पर बाहर नहीं गई। इस प्यूपिल से लाइट अंदर आई, लाइट हमारी आंखों में आई, रेटिना तक गई, और लाइट बाहर थोड़ी आई है यार, तो प्यूपिल तो ब्लैक ही दिखेगा ना। समझे कि नहीं समझे? वेरी गुड, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, सिलेरी मसल बता दिया, ये वो मसल होती है जो हमारे लेंस के कर्वेचर को, लेंस को बड़ा छोटा करती हैं, एडजस्ट करती हैं, सिलेरी मसल्स। कोई दिक्कत? अच्छा आइरिस क्या होता है? जो कि प्यूपिल को कंट्रोल करता है, प्यूपिल को कंट्रोल करता है। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। ऑप्टिकल नर्व क्या होती है? यार ऑप्टिकल नर्व जो है वो आंख से लेके ब्रेन तक कनेक्ट है, जो रेटिना से सिग्नल ले जाती है कहां तक? ब्रेन तक। कोई दिक्कत? These are the nerve which take the image to the brain in the form of electrical signal। यानी अब आप ह्यूमन आई के हर पार्ट का फंक्शन समझ चुके हो। आई होप आपने लिख लिया होगा, क्योंकि बिना लिखे देखो समझ में नहीं आने वाला है।
आगे बढ़ते हैं, आगे क्लियर करते हैं टॉपिक को। तो ध्यान से देखो आगे क्या आएगा। आगे आपका आएगा, एक चीज दे रखी है यहाँ पे आपको कि प्यूपिल में क्या होता है। देखो हमने पढ़ लिया कि अगर मान लो हम एक ऐसे कमरे में मौजूद हैं जहां पे रोशनी कम है, तो हमारी आंख यानी हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लाइट आए ताकि हम अच्छे से देख पाए। अबे अंधेरे वाले कमरे में बैठे हो तो आप देखोगे ना, तो चाहोगे ना कि यार अच्छे से दिख पाए। अच्छे से कब दिखेगा? जब ज्यादा लाइट आएगी। तो अगर कम रोशनी मौजूद है तो प्यूपिल अपने आप को बड़ा कर लेता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट आए। बहुत बढ़िया। लेकिन अगर ज्यादा रोशनी मौजूद है तो ऐसे करते हो ना, ऐसे ऐसे करते हो। ज्यादा रोशनी मौजूद है तो प्यूपिल अपने आप को छोटा कर लेगा ताकि कम लाइट आए और हमारी आंख में डैमेज ना हो जाए। वही चीज दे रखी है कि when the light is bright, iris contract the pupil so that less light enter the eye. When the light is dim, iris expand the pupil that more light enter the eye. Pupil open completely when iris is relaxed. अरे आयरिस तो कर रहा है ना, आयरिस से पकड़ के खींच देता है, पकड़ के बंद कर देता है। आयरिस रिलैक्स हो जाएगा तो प्यूपिल पूरी तरीके से खुल जाएगा। परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है? कोई भी चीज हमारी आंखों के सामने रहती है 1/16 सेकंड तक। 1/16 सेकंड तक। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ये मेरे सामने से ऐसे गई, तो इसकी जो इमेज है ना वो मेरी आंखों में 1/16 सेकंड तक रहने वाली है। अगर उससे पहले एक और ऑब्जेक्ट आ गया तो मुझे लगेगा दोनों ऑब्जेक्ट आपस में मोशन में है। एग्जाम्पल जैसे आपने वो देखी, डायरी देखी, इसमें इमेज बनाते हैं फिर ऐसे पन्ने को पलटते जाते हैं तो एक कहानी चलती रहती है, ऐसे वो ऐसा लगता है कि सब मूव कर रहा है। तो परसिस्टेंस ऑफ विजन का ही तो खेल है यार वहां पे। क्या कि यहाँ पे जब आप पन्ने पलट रहे हो ना तो जो पन्ने हैं ना वो 1/16 सेकंड से भी कम में बार बार आपके सामने आ रहे हैं, तो आपको लग रहा है सब कुछ मोशन में है, सब कुछ मोशन में है। जैसे ध्यान से देखो ये अबे मेरे सामने है, 1/16 सेकंड कब तक हो गए तो रेस्ट में रहेगा। लेकिन जैसे ही मान लो ये गया एक और चीज आ गई तुरंत 1/16 सेकंड के अंदर आ गई तो मुझे लगेगा दोनों मोशन में है। यानी कोई भी चीज मेरी कोई भी चीज की इमेज मेरे रेटिना पे रहती है 1/16 सेकंड के लिए। इसे बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। It is the time for which the sensation of an object continues in the eye. It is about 1/16 second, 1/16th of a second. कोई दिक्कत? सिंपल सी चीज है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं तो हमारा आता है फार पॉइंट और नियर पॉइंट। अब यार बताओ मैं कहां तक देख सकता हूं, यानी मैक्सिमम दूरी कहां तक है यार? मैक्सिमम दूरी यानी मैक्सिमम में कहां तक देख सकता हूं? आप कहोगे सर हम तो इन्फिनिटी तक देख सकते हैं, चांद सितारे तोड़ के ले आऊंगा। अबे चांद सितारे देख पाते हो ना, तभी तो तोड़ने की बातें करते हो। ठीक है, तो चांद सितारे दूर है ना, बहुत दूर है, इन्फिनिटी पर है। यानी फार पॉइंट एक नॉर्मल आई का, एक नॉर्मल पर्सन की आई का फार पॉइंट कितना होता है? इन्फिनिटी। फार पॉइंट मतलब सर मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक हम क्लियरली देख पाते हैं वो फार पॉइंट है। तो सर नियर पॉइंट क्या होगा? इसका उल्टा होगा, मिनिमम डिस्टेंस जहां तक हम क्लियरली देख पाते हैं। क्या सर क्या बोल गए? दिख रहा है? मैं अपनी बात कर रहा हूं, दिख रहा है? आप भी करके देख लो साथ साथ मेरे साथ। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। और इसके अंदर लाऊंगा तो क्लियरली नहीं दिख पाएगा। यानी ये दूरी क्या है? ये दूरी है नियर पॉइंट। ये मिनिमम डिस्टेंस है मेरा ऑब्जेक्ट और मेरे बीच में, मिनिमम दूरी है जहां तक मैं ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाऊंगा। वेरी गुड। फार पॉइंट मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक मैं ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाता हूं। नियर पॉइंट मतलब मिनिमम डिस्टेंस जहां तक मैं ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाता हूं। एक नॉर्मल पर्सन की आई का फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी, एक नॉर्मल पर्सन की आई का नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। यानी 25 सेंटीमीटर के अंदर 25 सेंटीमीटर तक देख पाएगा, उसके अंदर आओगे तो क्लियरली नहीं देख पाएगा। कोई दिक्कत? ध्यान से पढ़ लो एक बार ध्यान से पढ़ो। फार पॉइंट क्या है? मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली। फॉर अ नॉर्मल आई इट्स वैल्यू इज इंफिनिटी। नियर पॉइंट को और क्या बोलते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या बोलते हैं? LDDV, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। नियर पॉइंट भी कह सकते हो। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। तो रेंज क्या हो गई? रेंज मतलब भाई मैं कहां से कहां तक देख पा रहा हूं, 25 सेंटीमीटर से लेके इंफिनिटी तक देख पा रहा हूं, तो ये मेरी रेंज हो गई। सर ये पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है? यार देखो अभी हमने बात करी कि सिलेरी मसल ने लेंस को ऐसे पकड़ा हुआ है। अगर हम दूर का देख रहे हैं तो सिलेरी मसल को काम कम करना पड़ेगा, रिलैक्स हो जाएगी। ऐसे दूर का देख रहे हो, मस्त ऐसे देखते हो ना, से पास का ऐसे देखते हो ना, तो मान लो दूर का देख रहे हो, देखो दूर का सिलेरी मसल ये रही, लेंस ये बीच में है, लेंस को पकड़ा हुआ ऐसे करके देखो ये रहा। ठीक है, जब हम दूर का देख रहे हैं तो सिलेरी मसल रिलैक्स हो गई। रिलैक्स हो गई तो ऐसे मान लो ऐसे पकड़ा था, सिलेरी मसल रिलैक्स हो गई तो ऐसे खुल गई ना।
खुल गई ना, ऐसे खुल गई तो क्या हुआ, देखो लेंस बड़ा हो गया। बड़ा क्या, बड़ा मतलब पतला हो गया, लेंस पतला हो गया, समझे कि नहीं समझे। लेंस थिन हो गया, थिन होने से क्या हुआ, लेंस की फोकल लेंथ बढ़ गई, लेंस की फोकल लेंथ बढ़ गई। ऐसे थिन हो गया ना, थिन, ये लाइट में पढ़ा रखा है मैंने आप सबको, थिन हो गया, फोकल लेंथ बढ़ गई, तो हम दूर का आसानी से देख पाएंगे। फोकल लेंथ बढ़ने से कैसे सर, फोकल लेंथ बढ़ने का मतलब बेटा हमारे रेटिना तक आराम से लाइट पहुंच जाएगी, तो हम आसानी से इमेज को देख पाएंगे, दूर की इमेज को। ठीक है सर। अब सर पास का बताओ, अभी दूर का देख रहे थे सर, एकदम से पास का देख लिया मैंने, पास का देख लिया, तो सिलेरी मसल क्या करेंगी, पास का देखेंगी तो क्या होती है, काम करना पड़ेगा इन्हें यार, स्ट्रेन आएगा इनके ऊपर वजन आएगा, जोर आएगा, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। देखो लेंस छोटा हो गया, छोटा मतलब सर थिन होगा, थिक हो गया, थिक, थिक मोटा हो गया, मतलब बेसिकली ऐसे लेंस पहले ऐसा था, अब थोड़ा मोटा हो गया, ऐसे थिक हो गया, थिक, समझे कि नहीं समझे। ध्यान से देखो ना, लेंस को ऐसे मान लो, ऐसे ये ऐसे पकड़ लिया मैंने, थिन हुआ तो मतलब ऐसे सिलेरी मसल रिलैक्स हुई तो ऐसे खिंच गया, पतला हो गया, थिन हो गया, फोकल लेंथ बढ़ गई। अच्छा सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई तो देखो मोटा हो गया, मोटा कर दो, मोटा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हुई तो मोटा हो गया, फोकल लेंथ कम हो गई, कम हो गई तो हम आसानी से देख पाएंगे पास का। तो सिलेरी मसल की ये जो लेंस को पतला मोटा करने की एबिलिटी है ना, सिलेरी मसल की जो लेंस को चेंज करने की एबिलिटी है, इसे बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। अच्छा आई लेंस लिखा है यहाँ पे, बेसिकली आई लेंस की एबिलिटी क्या है, सिलेरी मसल की एबिलिटी होती है, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, द एबिलिटी ऑफ सिलेरी मसल्स या आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। फोकल लेंथ कैन बी चेंज विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स, ये मैंने आपको समझा दिया। जब हम पास का देख रहे हैं तो आई लेंस कॉन्ट्रैक्ट हो गया यानी थिक हो गया, यानी फोकल लेंथ क्या होती है इस केस में, छोटी हो जाती है, पावर बढ़ जाती है, ये पढ़ा था लाइट चैप्टर में, पढ़ा है सब कुछ, ठीक है। अच्छा दूर का देख रहे हैं फार ऑब्जेक्ट, तो आई लेंस जो होता है एक्सपेंड, ऐसे ऐसे पतला हो गया, पतला हो गया तो फोकल लेंथ बढ़ गई, फोकल लेंथ बढ़ गई तो पावर घट गई। कोई दिक्कत, बढ़िया, आगे चलते हैं, आप आगे ध्यान से समझो, ये पढ़ने के बाद आप समझोगे। कलर ब्लाइंडनेस मैंने आपको बता दिया। डिफेक्ट, ये जो हेडिंग है ना, ये हेडिंग क्या है, डिफेक्ट, डिफेक्ट्स ऑफ आई विजन, यानी आई विजन के कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, थोड़ा सा मैं आपको अलग से समझा देता हूं, आई विजन के कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं। तो हम डिफेक्ट हेडिंग डालते हैं, थोड़ा मेरे साथ नोट कर लो यार, शॉर्ट नोट एक तरीके से, कुछ 5 तरीके के हैं। पहला है मायोपिया, मायोपिया, ठीक है। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इसे हाइपरोपिया भी कहते हैं, हाइपरोपिया, हाइपरोपिया भी कहते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा है प्रेस बायोपिया, तीसरा है प्रेस बायोपिया, वो वाली प्रेस नहीं है, स्त्री नहीं यार, प्रेस बायोपिया, ठीक है। अच्छा चौथा क्या है सर, चौथा है बेटा आपका कैटरैक्ट, कैटरैक्ट, मोतियाबिंद भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है, ज्यादातर ओल्ड एज में होता है। लास्ट है आपका एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म। कोई दिक्कत, समझते हैं एक करके, देखो होता क्या है ना, जो आपका मायोपिया है, थोड़ा छोटा कर दिया लो आपके लिए, कि ये जो आपका मायोपिया है ना, मायोपिया में दरअसल क्या होता है, इसे शॉर्ट साइटेडनेस या फिर नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। मायोपिया को क्या बोलते हैं बेसिकली, शॉर्ट साइटेडनेस या फिर नियर साइटेडनेस। ये जो आपकी मायोपिया है ना, ये मायोपिया लेके चलते हैं, थोड़ी स्पेलिंग कभी कभी हो जाती है यार, ऐसे माफ कर देना। जो मायोपिया है इसे शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं, क्या, शॉर्ट साइटेडनेस। साइटेडनेस का मतलब बेसिकली देख पाना, शॉर्ट, पास का देख पाना, शॉर्ट साइटेडनेस या फिर नियर साइटेडनेस। मायोपिया में पास का देख पा रहा है इंसान, दूर का नहीं देख पा रहा है, ये दिक्कत हो जाती है कि किसी को पास का तो अच्छा दिख रहा है, दूर का देखने में दिक्कत हो रही है, इसे बोल दिया मायोपिया, यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस, यानी पास का देख पा रहा है पर दूर का देखने में दिक्कत हो रही है। समझे कि नहीं समझे, समझ गए सर, समझ गए क्यों होता है, अभी पढ़ लेंगे आगे। चलो आगे देखो ध्यान से। अब आता है हाइपरमेट्रोपिया, क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया, या फिर इसे क्या बोलते हैं, हाइपरोपिया भी कहते हैं, हाइपरोपिया भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें मायोपिया का उल्टा होगा, मायोपिया का उल्टा होगा, क्या होगा सर, इसे बोलते हैं फार साइटेडनेस। क्या बोलते हैं, फार साइटेडनेस, दूर का देख पाता है, पास का देखने में दिक्कत होती है,
फार साइटेडनेस, दूर का देख पाता है, पास का देखने में दिक्कत होती है। क्यों होती है अभी पढ़ लेंगे वो भी आगे, कोई दिक्कत यहाँ पे, बहुत बढ़िया। फिर आता है प्रेस बायोपिया। क्या आता है? प्रेस बायोपिया। बेसिकली पता है इसे ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, इसे ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। सर आप कहोगे सर अंतर क्या है हाइपरमेट्रोपिया में इसमें? यार इनके कारण में अंतर है, हाइपरमेट्रोपिया के कारण अलग है, किस वजह से हो रहा है। प्रेस बायोपिया बेसिकली ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया ही है, यानी प्रेस बायोपिया में भी आपको दूर का दिख रहा है, पास का दिखने में दिक्कत हो सकती है। मतलब ये बात तो पक्की है कि पास का दिखने में दिक्कत होगी ही होगी, पर ऐसा भी हो सकता है कि दूर का भी ना दिखे, क्योंकि इसके जो कारण होते हैं ना, इसमें कारण बेसिकली क्या होता है, हमारी सिलेरी मसल कमजोर पड़ जाती है। प्रेस बायोपिया की बात कर रहा हूं, सिलेरी मसल कमजोर पड़ जाती है, लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छे से बिगड़ जाती है, लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी बिगड़ जाती है। लेंस जो ये पतला छोटा हो जाता है ना, ये पतला हो गया मोटा हो गया, ये पतला मोटा नहीं हो पाता, सिलेरी मसल काम नहीं कर पाते ढंग से, इसलिए बोल दिया ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। थोड़ा जब बूढ़े हो जाते हैं ना तो ओल्ड एज में होता है, क्यों? सिलेरी मसल कमजोर पड़ गई, ठीक है, लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी घट गई, तब ये प्रेस बायोपिया हो गया। तो ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया क्यों बोल दिया सर? क्योंकि बेटा देखो इसमें पास का तो पक्का ही पक्का नहीं दिखना, पर ये भी हो सकता है दूर का भी ना दिखे, तो दोनों कारण हो सकते हैं इसके अंदर, कोई दिक्कत हाइपरमेट्रोपिया में ही नहीं होता। हाइपरमेट्रोपिया में सिर्फ और सिर्फ पास का नहीं दिखता है, कोई दिक्कत? समझे कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। प्रेस बायोपिया भी समझ गया, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया ही एक तरीके से, पर इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि हमें दूर का भी ना दिखे। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब ध्यान से देखो, अब आता है आपका कैटरेक्ट। क्या आता है? कैटरेक्ट। कैटरेक्ट बेसिकली मोतियाबिंद कहते हैं हिंदी में। इसमें जो लेंस होता है ना, ये लेंस हो जाता है मिल्की, लेंस हो जाता है मिल्की, ऐसे लेंस के ऊपर बादल बादल हो जाते हैं, लेंस मिल्की बन जाता है, बादल जैसा बन जाता है, तो हमें देखने में ब्लरी विजन, ढंग से दिख नहीं पाता है, ब्लर ब्लर दिखता है, धुंधला दिखता है, सफेद सफेद दिखता है, ये दिक्कत आ जाती है, कैटरेक्ट, मोतियाबिंद। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आता है एस्टिग्मैटिज्म। क्या आता है? एस्टिग्मैटिज्म। ये क्या होता है बेटा? इसमें बेसिकली ना सपोज करो कि मैं कहूंगा ये देखो ये लाइन है, ऐसे ऐसे ऐसे, मैं कहूंगा इस पॉइंट पे फोकस करो, तो जब आप इस पॉइंट को देखोगे तो आपको बाकी लाइन जो है ना ऐसे डांस करती हुई दिखती है, डांस करती हुई दिखती है। ऐसा अगर है तो एस्टिग्मैटिज्म है भाई। क्यों? क्योंकि इसमें हम वर्टिकली हॉरिजॉन्टली लाइन पे एक साथ फोकस नहीं कर पाते। जैसे मान लो मैंने कहा इस पॉइंट पे फोकस करो, तो मैं पॉइंट पे फोकस कर रहा हूं, मुझे लाइन सीधी दिख रही है, ठीक है, मान लो लाइन ऐसे डांस करती हुई दिख रही है, तो एस्टिग्मैटिज्म है। सर समझ सा नहीं आया? चलो इसमें ऐसा भी होता है, इसमें ध्यान से देखो, इसमें ऐसा भी पॉसिबल है कि देखो ये रहा, नॉर्मल इंसान को कुछ इस तरीके से दिखता है, एस्टिग्मैटिज्म को ऐसे दिखता है, लाइट ऐसे निकलती हुई दिखती है, हेडलाइट ऐसे बाहर आती हुई दिखती है। एस्टिग्मैटिज्म डिस्टॉर्टेड विजन हो जाता है, यानी ब्लर विजन, ऐसे बेकार सा विजन हो जाता है एस्टिग्मैटिज्म के अंदर। समझे कि नहीं समझे? चलो आगे चलते हैं। अच्छा अभी ये सब हमने समझ लिया, थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, इनके कॉजेस क्या होते हैं ये सब समझ लेते हैं। जैसे आपका ये हो गया मायोपिया, नियर साइटेडनेस बोला ना, शॉर्ट साइटेडनेस, पास का दिख रहा है, दूर का देखने में परेशानी हो रही है। देखो अ मायोपिक पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट, दूर के नहीं देख पाता। क्यों नहीं? क्योंकि इमेज जो है ना वो रेटिना के आगे बन जाती है। जैसे देखो ये रहा, ये नॉर्मल आई है, थोड़ा बड़ा करके दिखा दूं अगर मैं आपको इसको, ध्यान से देखो, ये आपकी नॉर्मल आई है, यहाँ रेटिना पे इमेज बन रही है। मायोपिक आई में क्या होगा, इमेज यहाँ नहीं बनेगी। अगर आप ध्यान से देखो तो जो इमेज है ना थोड़ी सी आगे बनी है, यहाँ बनी है इमेज, यहाँ इमेज यहाँ बनी है। ठीक है भाई, समझे कि नहीं समझे? तो ये आगे इमेज बन गई, मायोपिक आई की दिक्कत है यार ये वाली कि दूर का हम देख नहीं पा रहे हैं। अब इसमें क्या है, बात देखो ध्यान से, आप देखो तो ये नॉर्मल आई है, मायोपिक आई थोड़ी सी यार फैली हुई है, आई बॉल जो है बड़ा हो गया, इलोंगेट हो गया। कैसे हो गया? ये सिलेरी मसल है, ठीक है, ये काम ज्यादा करना पड़ रहा है, हम पास का देख रहे हैं, बार बार पास का देख रहे हैं। सोचो नहीं फोन चलाते हो तो दिक्कत तो कैसे भी आ सकती है, फोन चलाने से आ गई, ज्यादा फोन चला लिया, स्ट्रेन पड़ गया, आंखों पे दबाव पड़ गया, चोट लग गई, इंजरी हो गई, बचपन से भी हो सकता है, कुछ भी दिक्कत हो सकती है। आई बॉल बड़ा हो गया, आई बॉल क्या हो गया, बड़ा हो गया, ये दिक्कत होती है। जैसे अगर आप ध्यान से देखो इसके कॉजेस के बारे में पढ़ ले, भाई लिखते हुए चलना यार वरना दिक्कत हो जाती है, ठीक है, लिखते हुए नहीं चलोगे तो लिखते हुए समझ नहीं आता है। वैसे ध्यान से देखो ये रहा, ये रहा कॉजेस क्या है, इलोंगेशन ऑफ आईबॉल, जो हमारी आईबॉल है वो क्या चुकी है, आईबॉल हमारी बड़ी हो चुकी है। आईबॉल जब थी बड़ी हो गई, बड़ी हो गई तो क्या हुआ, रेटिना थोड़ा दूर हो गया, इमेज जो पहले ही बन गई। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, एक्सेसिव कर्वेचर का मतलब कि भाई लेंस मान लो ऐसा था,
दूर का देखने के लिए लेंस तो पतला होता है ना, दूर का देखने के लिए लेंस पतला होता है, तभी तो फोकल लेंथ बढ़ जाती है। जैसे अगर मैं आपको अलग से समझाऊं तो ध्यान से देखो, अभी हमारा लेंस मान लो ऐसे है, एक नॉर्मल इंसान का जब वो दूर का देख रहा है तो फोकल लेंथ ज्यादा है, रेटिना पे इमेज बन जाएगी, रेटिना पे इमेज बन जाएगी। लेकिन क्या हुआ, आईबॉल बड़ी हो गई, वो तो हमने समझ लिया। लेंस का कर्वेचर बढ़ गया, कर्वेचर से मेरा मतलब है बेटा लेंस जो है वो थोड़ा छोटा हो गया, ऐसे ऐसे मोटा हो गया, मोटा हो गया यार, तो क्या होगा, फोकल लेंथ छोटी हो जाएगी क्योंकि पावर बढ़ चुकी है, यानी यहां बन जाएगी, रेटिना तो यहां था, रेटिना तो यहां था, लेंस मोटा हो गया, लेंस का कर्वेचर बढ़ गया, लेंस मोटा हो गया, थिक हो गया, कर्व बढ़ गया, देखो कर्व बढ़ गया ना, तो आगे ही इमेज बन गई, रेटिना तक पहुंच ही नहीं पाई, मायोपिया। बहुत बढ़िया, अगर ये क्लियर हो चुका है तो आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, मायोपिया का सर करेक्शन क्या है, फिर आप ये बता दीजिए। करेक्शन देखो बेटा कुछ नहीं है, इट इज डन बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर। एक कॉनकेव लेंस लगा दो जो पावर चाहिए उसका। पावर क्या सर, अब यार मतलब मान लो किसी को दूर का नहीं दिख रहा है, तो किसी को दूर का थोड़ा बहुत दिख रहा है, किसी को बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है, तो दोनों के लिए अलग अलग चश्मे बनेंगे ना, अलग अलग पावर के बनेंगे। तो मायोपिया में कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करोगे एप्रोप्रिएट पावर का, यानी जो इंसान को चाहिए उस पावर का। कॉनकेव क्यों सर, यार बेसिकली देखो कॉनकेव क्या करता है, अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे अभी यहां पे समझो, कॉनकेव बेसिकली आपका डाइवर्ज करता है, डाइवर्ज करता है। जैसे मान लो भाई हमारी आंख का लेंस है, ये हमारी आंख का लेंस से कर्वेचर तो मोटा हो चुका है, रेटिना यहां पर है, ये हमारा रेटिना है, यहां लगा दो एक कॉनकेव लेंस, क्या लगा दो, एक कॉनकेव लेंस, तो क्या होगा, लाइट आएगी, लाइट आएगी, ये फैला देगा, बिल्कुल कोने तक पहुंचा देगा, कोने तक पहुंचा देगा, फैला दिया, फैला दिया। अब क्या होगा, अब जब लेंस शो हो जाएगी, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कन्वर्ज करता है, तो कन्वर्ज करता है, ये रेटिना तक पहुंचा देगा, ये कहानी होती है। तो आप कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल कर लो, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल कर लो, काम हो जाएगा। अब ये दिक्कत हो जाती है कभी कभी, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल कर लो, समझे कि नहीं समझे, बढ़िया, आगे चलते हैं। अब ध्यान से देखो, तो मायोपिक आई में क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है, इमेज आगे बन जाती है, लेकिन जब हम ये कॉनकेव लेंस लगा देंगे तो ये थोड़ा डाइवर्ज कर देगा, कोने तक पहुंचा देगा, फिर रिफ्रैक्शन होगा, कॉन्वेक्स लेंस और रिफ्रैक्ट कर देगा, कन्वर्ज कर देगा, रेटिना तक इमेज बन जाएगी, हमारा काम हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, कॉनकेव लेंस लगाना है, कॉनकेव लेंस। मायोपिक आई में कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस, लिख लो यार, ध्यान रखो, समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। आगे आपका आता है हाइपरमेट्रोपिया, आगे क्या आता है, हाइपरमेट्रोपिया, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, देखो समझते रहना कि हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है आखिर। तो ध्यान से देखो भाई, हाइपरमेट्रोपिया कुछ नहीं है, फार साइटेडनेस, अभी पढ़ा था, फार साइटेडनेस, दूर का दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है, मायोपिया का उल्टा, दूर का दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है। इसका कारण क्या हो सकता है भाई, देखो नॉर्मल विजन, थोड़ा सा बड़ा करके समझा दूं आपको मैं, नॉर्मल विजन, ठीक है, ये नॉर्मल आंख की आंख हो गई आपकी, नियर ऑब्जेक्ट इज क्लियर, फार साइटेडनेस है ना, नॉर्मल में समझ में आ रहा है सब कुछ, ठीक है, फार साइटेडनेस मतलब दूर का दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा। हाइपरमेट्रोपिया में ऐसा क्यों हुआ, देखो मान लो अब क्या होता है, हमारा आईबॉल छोटा हो जाता है, इसमें हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, आईबॉल छोटा हो जाता है, आईबॉल छोटा हो गया तो बेसिकली नॉर्मल तो ऐसा था, अब अगर ये छोटा हो गया तो ध्यान से देखो ना, इमेज तो रेटिना से बाहर निकल जाएगी, छोटा हो गया तो इमेज रेटिना से बाहर निकल गई, तो यार हम ढंग से देख ही नहीं पाते। ये है हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है, आईबॉल जो होता है वो छोटा हो जाता है। थोड़ा सा मैं दिखा दूं आपको कि कॉजेस क्या है इसके। तो इसमें क्या होगा, आपका जो हाइपरमेट्रोपिया में की जो आईबॉल है वो क्या हो जाती है, आईबॉल जो है वो छोटी हो जाती है। ध्यान से देखो, लिखा भी हुआ है, आईबॉल बिकम टू स्मॉल। कॉजेस क्या है, आईबॉल बिकम टू स्मॉल। दूसरा क्या है, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंथ बिकम टू लॉन्ग। अभी मायोपिया में फोकल लेंथ कम हो रही थी, इसमें फोकल लेंथ बढ़ जाती है, इसमें फोकल लेंथ बढ़ जाती है। समझे कि नहीं समझे कि हाँ, इसमें फोकल लेंथ बढ़ गई, उसमें फोकल लेंथ क्या हो रही थी मायोपिया में, मायोपिया में कम हो रही थी। इसका उल्टा ही तो है हाइपरमेट्रोपिया। हाँ, मायोपिया का उल्टा है हाइपरमेट्रोपिया। सर इसका करेक्शन क्या है आपका, आपने मायोपिया में, अगर मुझे याद है तो आपने मायोपिया में कॉनकेव लेंस लगाया है, हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस लगा दोगे। कौन सा लेंस लगा दोगे, ध्यान से देखो, कॉन्वेक्स लेंस लग जाएगा। ये आपका कौन सा लेंस लगा दिया, देखो कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया। क्या करता है, ये लाइट आई, इसने एक पॉइंट पे फोकस कर दिया, मतलब दूर तक नहीं जाना देगा ना। फिर ये आपने कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, देखो नॉर्मल में क्या था, रेटिना के पीछे बन रही थी, तो जैसे आप कॉन्वेक्स लेंस लगाते हो वैसे ही क्या होता है, ये कन्वर्ज करता है, फिर अंदर वाला और कन्वर्ज करता है, तो लाइट जो है वो पहली बन जाती है, रेटिना तक आसानी से पहुंच जाती है। समझे कि नहीं समझे, बहुत बढ़िया, हाइपरमेट्रोपिया। इसके बाद क्या आता है, प्रेस बायोपिया।
मैंने बता दिया था ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं प्रेसबायोपिया को। तो ध्यान से देखो यहाँ पे, इट इज द डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच एन ओल्ड पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली ड्यू टू लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। हाइपरमेट्रोपिया में पास का नहीं दिख रहा था, दूर का दिख रहा था। इसमें भी सेम केस है, पास का नहीं दिख रहा है, लेकिन भाई हम कुछ नहीं कह सकते, शायद से इसमें दूर का भी ना दिखे। समझे कि नहीं समझे? इसीलिए ये डिफरेंस है किसमें, हाइपरमेट्रोपिया में और प्रेसबायोपिया में। ठीक है, प्रेसबायोपिया में क्या होता है बेटा, इनके कॉजेस, इनके डिफरेंस होता है। हाइपरमेट्रोपिया का कॉज क्या था, आई बॉल का छोटा हो जाना, फोकल लेंथ का बढ़ जाना। आई बॉल का छोटा हो जाना, फोकल लेंथ का बढ़ जाना। समझे कि नहीं समझे? इसके कॉज क्या है, सिलेरी मसल का कमजोर हो जाना, लेंस का ढंग से काम ना कर पाना। सिलेरी मसल का कमजोर हो जाना, लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी बिगड़ जाती है। दो कॉज हैं इसके, कॉज अलग है ना दोनों के, ध्यान से देखो। तो ये ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया है, बुढ़ापे में हो गया यार। क्यों? क्योंकि सिलेरी मसल कमजोर पड़ गई, लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी बेकार हो गई। समझे कि नहीं समझे? ये कारण है। अच्छा सर, फिर प्रेसबायोपिया में हाइपरमेट्रोपिया में अंतर क्या है? एक तो ये अंतर, इनके कॉजेज में अंतर है। दूसरा अंतर क्या है कि देखो, हाइपरमेट्रोपिया में पास का नहीं दिख रहा, दूर का दिख रहा है। हाइपरमेट्रोपिया में पास का नहीं दिख रहा, दूर का दिख रहा है। प्रेसबायोपिया में पास का नहीं दिख रहा, पर हो सकता है कि दूर का भी ना दिखे, हो सकता है कि दूर का भी ना दिखे। समझे कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया। ये दोनों इनके अंतर है। तो सर प्रेसबायोपिया को हम ठीक कैसे कर सकते हैं? यार देखो, मान लो अगर किसी को पास का नहीं दिख रहा, कोई ओल्ड एज पर्सन है, उसको पास का नहीं दिख रहा, तो वही करोगे यार जो हाइपरमेट्रोपिया में करते थे, कॉन्वेक्स लेंस लगा दोगे। अब मान लो कोई ऐसा पर्सन है जिसको पास का भी नहीं दिख रहा, दूर का भी नहीं दिख रहा, तो उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं बायफोकल लेंस। कौन से? बायफोकल लेंस। बायफोकल मतलब सर जिसको पास का दूर का दोनों नहीं दिखता है, तो उसके में कॉन्केव कॉन्वेक्स दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं बायफोकल लेंस। इसमें ऐसे आप एक चश्मा बना लोगे, चश्मे का जो ऊपर, ऐसे हम दिखा देता हूं मैं आपको। आप क्या करोगे, बेसिकली पीछे चला गया ज्यादा ही, एक चश्मा बनाओगे, तो चश्मे का जो ऊपर वाला हिस्सा होगा ना, वो तो कॉन्केव होगा। चश्मे का ऊपर वाला हिस्सा कॉन्केव होगा, नीचे वाला कॉन्वेक्स। ध्यान से देखो, ऐसे एक चश्मा बना लिया, ऐसे रेक्टेंगल शेप का लेंस चश्मा है मान लो, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये है कॉन्केव, और नीचे वाला क्या है, कॉन्वेक्स। अलग करके दिखा दूं तो दो को अलग करके दिखा देता हूं। जैसे ध्यान से देखो, ये ऊपर वाला है कॉन्केव, ठीक है, और नीचे वाला क्या है, कॉन्वेक्स। ये कॉन्केव है, ये कॉन्वेक्स। सर ये कौन सा कॉन्केव है? बट ऐसे बोलते हैं प्लेनो कॉन्केव, ये है प्लेनो कॉन्वेक्स। तो ध्यान से देखो, अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे ना, कॉन्वेक्स को कॉन्केव के साथ जोड़ दोगे, तो क्या बन जाएगा? यही तो बन गया यार। थोड़ा मेरी राइट, ये मुझे ढंग से बनाना नहीं आता, पर आप समझ गए हो कि बायफोकल में क्या होता है, ऊपर होता है कॉन्केव, नीचे होता है कॉन्वेक्स। ऊपर होता है कॉन्केव दूर का देखने के लिए, नीचे होता है कॉन्वेक्स पास का देखने के लिए। कोई दिक्कत? तो जिसको दोनों है वो बायफोकल का इस्तेमाल कर ले यार। कॉजेस क्या है, सिलेरी मसल कमजोर पड़ जाती है प्रेसबायोपिया में, आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बेकार हो जाती है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ता है। ये आपका प्रेसबायोपिया भी खत्म हो चुका है यार। आगे अब आपका जो आएगा वो आएगा आपका कैटरेक्ट। करेक्शन बता दिया, कॉन्वेक्स इस्तेमाल कर लो, और जिसको दोनों है बायफोकल लेंस इस्तेमाल कर लो। आगे क्या है आपका, कैटरेक्ट है यार। बता दिया, देखो कैटरेक्ट क्या है, देखो ध्यान से, मिल्की बन गया। क्यों बन गया सर मिल्की? जब बूढ़े हो जाते हैं, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, लेंस जो है वो प्रोटीन से बना है। लेंस जो है वो प्रोटीन से बना है। किससे बना है? प्रोटीन से बना है। अब होगा क्या, जब लाइट बार बार लेंस से होके जा रही है, तो जो प्रोटीन है ना, थोड़ी बहुत लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब करके ठोस बन जाते हैं। ठोस बन गए तो क्या हुआ, लेंस मिल्की हो गया। लेंस मिल्की हो गया। समझे कि नहीं समझे? बेसिकली ओल्ड एज तक आते आते क्या होता है कि हमारे जो ये लेंस के प्रोटीन होते हैं, ये ठोस बन जाते हैं, पत्थर जैसे हो जाते हैं, जिसकी वजह से लेंस क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। और इसी कंडीशन को, इसी बीमारी को कैटरेक्ट कहा जाता है, जिसे हिंदी में मोतियाबिंद कहते हैं। इसका इलाज क्या है, सर्जरी करा लो। दिस लीड्स टू अ डिक्रीज और लॉस ऑफ विजन। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड कैटरेक्ट। इट कैन बी करेक्टेड ओनली बाय सर्जरी। बढ़िया। एस्टिग्मेटिज्म मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, डिस्टॉर्टेड विजन हो जाता है, ढंग से हम लाइंस को देख नहीं पाएंगे, फोकस करेंगे तो लाइन हमें डांस करती हुई दिखेगी। या फिर कुछ ऐसा भी समझ सकते हो कि ये नॉर्मल विजन है, इसमें क्या होगा, इसमें आपको ऐसे लाइट निकलती हुई दिखती है ऊपर ऊपर ऊपर, मतलब कुछ ब्लरी विजन हो जाता है एस्टिग्मेटिज्म में। सर ठीक कैसे कर सकते हैं? यार इसको ठीक करने का तरीका है सिलेंड्रिकल लेंस। क्या है? सिलेंड्रिकल लेंस। कोई दिक्कत? तो यार डिफेक्ट होते हैं सारे के सारे खत्म। आगे बढ़ते हैं।
अब आ गया आपका रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म थोड़ा अलग से समझा देता हूं बेटा। तो ध्यान से देखो, मान के चलते हैं कि भाई ये हमारा एक प्रिज्म है, हम एक प्रिज्म बना लेते हैं। देखो भाई ये हमारा एक प्रिज्म है। सर का हो गया, सर प्रिज्म क्या है, ये प्रिज्म क्या बोल रहे हो या बेटा? देखो बेसिकली बेटा प्रिज्म ना एक 3D ग्लास ऑब्जेक्ट है। 3D ग्लास का ऑब्जेक्ट है एक, जो कि लाइट का रिफ्रैक्शन कराता है, लाइट का डिस्पर्जन करा देता है। डिस्पर्जन समझते हो, पढ़ा होगा पहले भी, आपने नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लो कि देखो जब लाइट इससे होके जाती है तो लाइट 7 रंगों में बढ़ जाती है। जब लाइट इससे होके जाती है तो लाइट 7 रंगों में बढ़ जाती है। 3D ग्लास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बताऊं तो इसके 5 फेस होते हैं, 5 चेहरे होते हैं। 2 चेहरे इसके ट्राइंगल शेप के होते हैं, 3 चेहरे इसके रेक्टेंगल शेप के होते हैं। सर क्या बोल के समझ नहीं आया? ध्यान से देखो, यहां से समझ जाओगे। देखो एक रेक्टेंगल ये रहा, एक रेक्टेंगल ये रहा, एक नीचे की तरफ होता है। 3 रेक्टेंगल फेस हो गए, 2 ट्राइंगल फेस होते हैं। एक देखो आगे की तरफ है, एक जस्ट उसके पीछे की तरफ होगा, अपोजिट साइड होगा। 5 फेस होते हैं, 3 रेक्टेंगुलर, 2 ट्राइंगुलर। देखो लिखा भी हुआ है, इट इज अ पिरामिडल पीस ऑफ ग्लास विद 2 ट्राइंगुलर बेस एंड 3 रेक्टेंगुलर लैटरल सरफेस। मतलब 2 ट्राइंगुलर होते हैं इसके, आप ये ऐसे एक ट्राइंगल ले रहा, एक ट्राइंगल ले रहा, ठीक है, और 3 रेक्टेंगल होते हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है? एंगल बिटवीन 2 एडजॉइनिंग लैटरल सरफेस। ये देख रहे हो आप, ये वाला एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। थोड़ा अलग से समझाऊं तो ये जो होता है ना, ये वाला एंगल जो है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ये क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म। आइडियल प्रिज्म की बात करूं तो मैं मतलब इसके हिसाब से बात करूं तो 60 डिग्री लगभग होता है आपका, कि 2 सरफेस के बीच का जो एंगल है उसे बोल दिया एंगल ऑफ प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, ये पढ़ना है अभी हमें। रिफ्रैक्शन कैसे होता है? ये प्रिज्म हो गया, अभी बताया मैंने आपको, जैसे लाइट पास करोगे 7 रंगों में बढ़ जाएगी, डिस्पर्जन हो जाएगा। कैसे होगा अभी समझते हैं। थोड़ा बहुत साइंस समझो इसके पीछे की क्या है। सबसे पहली बात देखो, जो लाइट आई उसे हमने बोल दिया इंसिडेंट रे। तो ये जो लाइट आई है इसका नाम क्या पड़ जाता है? इंसिडेंट रे। नाम क्या पड़ गया? इंसिडेंट रे। अच्छा, जिस पॉइंट पे आई उस पॉइंट से क्या ड्रॉ करते हैं बच्चों? नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल होती है सरफेस से 90 डिग्री। ये हमने नॉर्मल बना ली, देखो सरफेस से 90 डिग्री है, ये सरफेस से 90 डिग्री है, एक नॉर्मल खींच दी हमने, ठीक है। अच्छा, हम ये बात तो जानते हैं कि भाई देखो बाहर की तरफ है रेरर, ये है डेंसर, फिर बाहर है दोबारा से रेरर, मीडियम जो है। जब लाइट रेरर से डेंसर में जाती है तो वो बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। बहुत बढ़िया, तो इसे टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ बेंड कर दो। नीचे से हम बेंड करके दिखा देते हैं। नॉर्मल यानी इस तरफ कुछ ऐसे चली जाएगी। बहुत बढ़िया, तो ये जो होगा ये हो जाएगा आपका एंगल आर। ये जो है ये एंगल आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर से क्या करोगे? फिर से नॉर्मल ड्रॉ करोगे। फिर से क्या करोगे? फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे। तो ध्यान से देखो, ये नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये भी हम सरफेस से 90 डिग्री पे ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी। वो 90 डिग्री समझ लेना भाई, ठीक है। सरफेस से 90 डिग्री पे ड्रॉ कर ले, ये हमारा सरफेस है। अब क्या होगा? अब दोबारा से लाइट बाहर निकल रही है। तो जब लाइट बाहर निकलेगी कहां से कहां? डेंसर से रेरर, तो बेंड होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब नॉर्मल तो ये है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल का मतलब क्या है कि भाई देखो ऐसे इधर की साइड बेंड होगी, थोड़ा सा ऐसे जाएगी, ऐसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल है ना, इधर की तरफ नहीं गई, नॉर्मल से दूर गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अच्छा, जो लाइट बाहर निकल के आती है उसे बोलते हैं एमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं? एमर्जेंट रे। और ये जो एंगल है क्या बन जाएगा? एंगल ई, एंगल ऑफ इमरजेंस। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अच्छा, ध्यान से देखो यार, अगर मैं आपसे कहूं कि लाइट जो है वो जानी कैसे चाहिए थी, तो आप कहोगे सर लाइट जो है ना वो जानी तो सीधी चाहिए थी, जैसे आई थी वैसे ही जानी चाहिए थी, यानी कुछ इस तरीके से जानी चाहिए थी। सही बात है कि नहीं? हाँ सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। लेकिन लाइट गई कैसे? लाइट गई इस तरीके से। तो अगर मैं थोड़ा सा इसे पीछे की तरफ ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। सही बात है भाई। तो ध्यान से देखो, लाइट का असल में पाथ तो ये वाला था, लेकिन लाइट गई ऐसे, तो क्या वो अपने रास्ते से भटक गई? हाँ बिल्कुल भटक गई। तो ये जो एंगल आप देख रहे हो ना, ये जो एंगल आप देख रहे हो, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन का मतलब होता है भटकना। लाइट ऐसे जा रही थी, ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसे निकली है। तो ये जो एंगल है, ये एंगल है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन डी, एंगल ऑफ डेविएशन डी। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया।
ये प्रिज्म आप समझ गए हो पूरी तरीके से। तो होता ये, जब ये लाइट निकलती है, व्हाइट लाइट जब जाती है निकलती है, तो 7 अलग अलग रंग हमें देखने को मिलते हैं। 7 अलग अलग रंग हमें देखने को मिलते हैं। सर 7 रंग अलग अलग के देखने को मिलते हैं? यार न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने व्हाइट लाइट को प्रिज्म से भेजा। जैसे ही प्रिज्म से लाइट बाहर निकल के आई, व्हाइट लाइट, सनलाइट व्हाइट होती है, व्हाइट लाइट जैसे ही प्रिज्म से बाहर निकल के आई तो वो 7 अलग अलग रंगों में बट गई। 7 अलग अलग रंगों में बट गई। उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को बार बार करके देखा, अलग अलग एंगल पे करके देखा, फिर भी बार बार वो 7 रंग ही मिल रहे थे। बार बार वो 7 रंग ही मिल रहे थे। तो आप उस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा। तो ध्यान से अगर आप देखो, ये मैंने पूरी चीज आपको समझा दी, एंगल ऑफ डेविएशन बता दिया। इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द एमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। कोई दिक्कत? तो आगे चलो, अब ध्यान से देखो, देखो ये रहा न्यूटन का एक्सपेरिमेंट था भाई साहब। अभी से समझते हैं। जो एक्सपेरिमेंट था, इसमें व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास किया, तो जैसे ही व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास किया, हमें 7 अलग अलग रंग देखने को मिले। 7 अलग अलग रंग देखने को मिले। अब इन 7 रंग को हमने नोट कर लिया। इसी के बैंड को बोला जाता है स्पेक्ट्रम। क्या बोला जाता है? स्पेक्ट्रम। यानी बैंड ऑफ 7 कलर इज नोन एज स्पेक्ट्रम। बैंड मतलब सर, अरे आपने इनको नोट कर लिया, एक पेज पे ऐसे नोट कर लिया, मतलब बेसिकली प्रिंट कर लिया, वो बैंड हो गया ना, 7 कलर का बैंड, 7 कलर का कलेक्शन। उसी कलेक्शन को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। समझे कि नहीं समझे? तो कहानी ये थी, ध्यान से देखो कि रेड सबसे ऊपर देखने को मिला, वायलेट सबसे नीचे देखने को मिला। When white light is passed through a glass prism, it splits into its 7 constituent color to form a band of 7 color. This phenomena is called dispersion. अब ये जो पूरा फिनोमिना है, इस पूरे फिनोमिना को डिस्पर्जन कहा जाता है और इस पूरे बैंड को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। आखिर ये क्यों हुआ? ये हुआ रिफ्रैक्शन की वजह से, ये हुआ बेंडिंग की वजह से। अब होता क्या है कि देखो, व्हाइट लाइट के अंदर ना 7 रंग होते हैं। ये 7 रंग आपको दिख रहे होंगे, ये 7 रंग होते हैं। 7 रंगों की वेवलेंथ अलग अलग होती है, 7 रंगों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, 7 रंगों की स्पीड अलग अलग होती है। कहानी होती है। लेकिन जब वो 7 रंग साथ मिलके चलते हैं ना, तो व्हाइट लाइट बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो किसी प्रिज्म से पास किए जाते हैं, तो वो 7 रंग जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। अब जब अलग अलग हो जाते हैं और जैसे वो प्रिज्म से बाहर निकलते हैं, जैसे देखो मान लो व्हाइट लाइट पास करी, तो 7 रंग अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए। अलग अलग होने की वजह से जैसे ही वो बाहर निकले, तो वो अपनी अपनी वेवलेंथ के हिसाब से ऊपर नीचे देखने को मिलते हैं। रेड सबसे ऊपर देखने को मिलता है, वायलेट सबसे नीचे देखने को मिलता है। कैसे? अभी आपको समझाता हूं, ध्यान से देखो। तो जैसे मान लो भाई, आपका प्रिज्म लेके चल लेते हैं कि आपका प्रिज्म हो गया, ये ले लिया भाई, आपका प्रिज्म हो गया, ठीक है। ये प्रिज्म है, प्रिज्म आपको पता चल गया प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये गई व्हाइट लाइट, ये आपकी व्हाइट लाइट है। तो हमने देखा भाई 7 रंग मिल गए। कितने रंग मिल गए? 7 रंग मिल गए। 2 3 4, ये 5 और ये 7 रंग मिल गए। और फिर ये बाहर भी ऐसे निकलेंगे, देखो 7 रंग मिलेंगे आपको पूरे के पूरे। ये 7 रंग मिल गए। 7 रंग क्यों मिल गए? क्योंकि इन 7 रंगों की वेवलेंथ अलग अलग है, स्पीड अलग अलग है मीडियम के अंदर। समझे कि नहीं समझे? सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो होती है वो रेड की होती है, सबसे कम वेवलेंथ होती है वायलेट की। सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेड की, सबसे कम वेवलेंथ होती है वायलेट की। एक बात ध्यान से समझो, वेवलेंथ को लैम्डा से दिखाते हैं। लैम्डा और स्पीड का रिलेशन डायरेक्टली होता है, यानी वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो स्पीड भी ज्यादा है। वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो स्पीड भी ज्यादा है। रेड की वेवलेंथ बेटा ज्यादा होती है, अभी समझ लो, रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है तो उसकी स्पीड भी ज्यादा है। यानी अगर उसकी स्पीड ज्यादा है तो प्रिज्म जो है ना, उसका रिफ्रैक्शन कम करा पाया। ये हमने पढ़ा हुआ है लाइट चैप्टर के अंदर। अगर किसी की स्पीड ज्यादा है तो उसका रिफ्रैक्शन कम होगा। तो रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है तो उसकी स्पीड भी ज्यादा है, तो उसका रिफ्रैक्शन कम होगा, यानी उसकी बेंडिंग कम होगी। बेंडिंग कम होगी। बेंडिंग का मतलब अभी प्रिज्म के हिसाब से डेविएशन बोल दो आप। क्या बोल दो? डेविएशन। उसका डेविएशन कम होगा, इसीलिए रेड लाइट का डेविएशन कम होता है, इसलिए वो सबसे ऊपर मिल जाती है। वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है, उसकी स्पीड सबसे कम है, तो उसकी बेंडिंग सबसे ज्यादा है, यानी उसका डेविएशन सबसे ज्यादा है। दोबारा से बोल रहा हूं कि वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है, उसकी स्पीड सबसे कम है, यानी उसकी बेंडिंग सबसे ज्यादा है, यानी उसका डेविएशन सबसे ज्यादा है। इसीलिए वायलेट हमें नीचे देखने को मिलता है। ये देखो लाइट आई, सबसे ज्यादा वायलेट डेविएट हुआ, ऐसे जानी चाहिए थी ना, सबसे ज्यादा वायलेट डेविएट हुआ, सबसे कम रेड डेविएट हुआ, क्योंकि इनकी वेवलेंथ अलग अलग थी। कोई दिक्कत? तो एक तरीके से आपको ये बात तो समझ में आ गई कि ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है,
यानी जो डेविएशन है वो वेवलेंथ पे डिपेंड कर रही है भाई साहब, बिल्कुल कर रही है। कैसे कर रही है खुद बताओ यार। जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा थी उसका डेविएशन सबसे कम हुआ, यानी ये डिपेंड कर रही है इनवर्सली। यानी वेवलेंथ अगर ज्यादा तो एंगल ऑफ डेविएशन कम, वेवलेंथ अगर कम तो एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा। तो देखो ये सेम कहानी लिखी हुई है यहाँ पे, एंगल ऑफ डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। कोई दिक्कत, स्पेक्ट्रम क्या होता है ये मैं आपको बता ही चुका हूं, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अच्छा ध्यान से सुनो यहाँ पे, एंगल ऑफ डेविएशन तो आपको समझ में आ गया। एंगल ऑफ डेविएशन को बेसिकली आप बोल सकते हैं एक तरीके से, कुछ और भी कह सकते हो, पावर भी कह सकते हो, पावर ऑफ प्रिज्म, पावर ऑफ प्रिज्म भी कह लो यार। ऐसे मान लो क्वेश्चन आते नहीं, मान लो आ गया कि प्रिज्म की किस कलर के लिए पावर सबसे ज्यादा है, प्रिज्म की पावर किस कलर के लिए सबसे ज्यादा है, तो आप कहोगे यार जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है। जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी तो उसका एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा होगा। एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा का मतलब पावर ज्यादा होगी। तो बेसिकली वॉयलेट के लिए प्रिज्म की पावर सबसे ज्यादा है, रेड के लिए प्रिज्म की पावर सबसे कम है। बहुत बढ़िया। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगल ऑफ डेविएशन किस कलर के लिए मैक्सिमम है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर कर दो यार। एंगल ऑफ डेविएशन किस कलर के लिए मैक्सिमम है, तो आपका आंसर होगा वॉयलेट। एंगल ऑफ डेविएशन किस कलर के लिए मिनिमम है, तो आपका आंसर होगा रेड। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखो, ये पूरा टॉपिक आप समझ गए। रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट क्या होता है, तो ध्यान से समझो यार कि न्यूटन साहब ने एक्सपेरिमेंट किया। अभी मैंने बात आपको समझाया था, न्यूटन साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था कि एक प्रिज्म ले लिया था, एक प्रिज्म ले लिया भाई, ठीक है। इस प्रिज्म में से व्हाइट लाइट पास करी, तो जैसे उन्होंने प्रिज्म में से व्हाइट लाइट को पास किया तो उनको 7 रंग देखने को मिले। कितने रंग देखने को मिले उनको, ऐसे करके उनको ऐसे 7 रंग देखने को मिले यार, 7 रंग देखने को मिले उनको, ठीक है। फिर उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कई बार किया, फिर भी उन्हें 7 रंग देखने को मिले। तो उन्होंने सोचा चलो कुछ और करके देखता हूं। उन्होंने प्रिज्म एक और ले लिया, उस प्रिज्म को उल्टा करके रख दिया इसके सामने। क्या करा, एक और प्रिज्म बना लिया। देखो हम एक और प्रिज्म बना के दिखा रहे हैं आपको ताकि क्लियरली समझ में आ जाए। तो लो ये प्रिज्म बना लिया एक और, इसको लिया और इसको क्या कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, ऐसे 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 बिल्कुल उल्टा करके रख दिया इसके सामने। ये देखो ऐसे रख दिया उल्टा करके, ये उल्टा करके रख दिया भाई, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको समझा दूंगा, अभी 2 मिनट में समझ जाओगे, पूरा टॉपिक समझ जाओगे। देखो ये उल्टा करके रख दिया ना, जैसी व्हाइट लाइट इससे गई 7 रंगों में बट गई, फिर ये 7 रंग जाके कहां लगे, इस उल्टे रखे गए प्रिज्म में लगे। जैसे इस उल्टे रखे गए प्रिज्म में 7 रंग जाके लगे तो निकली व्हाइट लाइट। निकली क्या, व्हाइट लाइट। तो अब ध्यान से देखो यार, यहां से व्हाइट लाइट पास करी तो यहां पे कलर देखने को मिले, फिर वही कलर इस उल्टे रखे गए प्रिज्म में गए, इस उल्टे रखे गए प्रिज्म में गए तो बाहर से निकली व्हाइट लाइट। तो यहां पे ये कंफर्म हो गया है यार, कुछ भी कर लो हमेशा वो 7 रंग देखने को मिल रहे हैं, और 7 रंगों को दोबारा से प्रिज्म से पास किया तो व्हाइट लाइट देखने को मिल रही है। तो यहां से उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर, जिसे हम बोलते हैं विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। समझे कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया, अगर समझ गए हैं तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखो भाई, ये आपको समझ में आ गई न्यूटन का एक्सपेरिमेंट क्या था, उल्टा करके रख दिया, व्हाइट लाइट मिल गई। तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि सन इज मेड अप ऑफ 7 विजिबल कलर विबग्योर। सनलाइट बेसिकली बोल सकते हो आप, सनलाइट यानी व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 विजिबल कलर, जिनको हम विबग्योर कहते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। समझे कि नहीं समझे? समझ गए तो आगे चलते हैं यार। देखो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सारे के सारे फिनोमिना पे बेस्ड है। TIR। चलो तो भाई TIR समझते हैं, एक अलग स्लाइड में समझाता हूं। देखो भाई अभी हमने पढ़ा, मान लो ये एक सरफेस है, मान लो एक सरफेस है, ठीक है, इसमें से लाइट गई, तो जब लाइट मीडियम चेंज कर रही है, मान लो ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, मीडियम 1 है, मीडियम 2 है। अच्छा एक कंडीशन होनी चाहिए कि ये जो मीडियम है ये होना चाहिए डेंसर, और ये मीडियम होना चाहिए रेयरर। इस बात का ध्यान रखिएगा, यानी लाइट जो वो डेंसर से रेयरर में जानी चाहिए। तो सपोज कर लो लाइट गई, ये आपने बना ली नॉर्मल, मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो अभी समय है 30। कितना है? 30। तो लाइट निकली कुछ इस तरीके से, तो मान लो ये कितना हो गया, ये हो गया 60। मान लो सपोज करने को बोल रहा है एग्जांपल से, ये हो गया 60। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब 30 था तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया 60। बेंड हो गई ना, देखो बेंड हो गई।
डेंसर टू रेयर जाती है तो लाइट जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, देखो नॉर्मल से दूर भाग गई। समझे कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया। अब आगे ध्यान से देखो, अब आपने क्या करा, आपने सेम चीज करी, ये है डेंसर, ये है रेयर। लाइट जो है वो इस समय गई किस एंगल पे, मान लो गई आपकी 45 एंगल पे। जब 45 पे गई तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है मान लो कितना हो गया, मान लो 85 हो गया। अबे मान लो 85 हो गया, तो अपने ध्यान से देखा इंसिडेंस का एंगल बढ़ाया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ गया। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, अब ध्यान से समझो, थोड़ा सा मैं इसको साइड से हटा के रख देता हूं। जैसे ही आपने 45 करा तब 85 आया था। अब मान लो भाई कि आपने क्या कर दिया, जैसे आपने इसको कितना करा, जैसे आपको मान लो ये आपका डेंसर है, ये आपका रेयर है, जैसे आपने इंसिडेंट के एंगल को मान लो 50 कर दिया, 50 करते ही जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 हो गया। यानी अब जो लाइट है आपकी, मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूं, अब जो लाइट है वो कुछ इस तरीके से गई है, ऐसे ऐसे यहां से ये हो गया आपका कितना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस केस में हो गया 90 डिग्री। कितना हो गया भाई साहब? 90 डिग्री हो गया। कुछ समझे कि नहीं समझे? यानी जैसे जैसे आप ध्यान से देखो इंसिडेंट एंगल बढ़ रहा था, इंसिडेंस एंगल बढ़ रहा था, तो लाइट जो थी वो ऐसे करके जा रही थी, ऐसे फिर वैसे फिर ऐसे। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक एंगल ऐसा आएगा जहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। एक एंगल ऐसा आएगा जहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा, तो इसी एंगल को बोलोगे आप क्रिटिकल एंगल, IC। क्रिटिकल एंगल, दोबारा बता रहा हूं, IC क्रिटिकल एंगल। तो बेसिकली बेटा क्रिटिकल एंगल कुछ नहीं होता, इंसिडेंट एंगल की, इंसिडेंस एंगल की वो वैल्यू है जहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा, और उसी वैल्यू को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, जो कि इस केस में आप देखो 50 डिग्री थी। समझे कि नहीं समझे? क्रिटिकल एंगल तो आप समझ गए। अच्छा, अभी आप बेटा सपोज कर लो कि अभी 50 डिग्री करने पे 90 डिग्री मिल रहा था, लेकिन अगर सपोज करो बेटा कि अब आपने एंगल जो है वो कितना कर दिया, मान लो 51 डिग्री कर दिया। अब जो आपने एंगल है वो कितना कर दिया, मान लो 51 डिग्री। कंडीशन क्या थी? डेंसर और रेयर। 51 डिग्री करते ही अबे 50 पे 90 था, तो ऑब्वियसली बात है 51 करोगे तो बढ़ेगा। तो मान लो क्या हो गया इस समय, ये हो गया 91। यानी अभी समझो डीपली समझो क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे आपने 51 करा वैसे ही लाइट अब क्या हो गई, लाइट अभी 90 पे थी, अब लाइट जो है वो मीडियम में वापस आ गई। अभी रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, क्या हो गया? रिफ्लेक्शन हो गया। क्या हो गया? रिफ्लेक्शन हो गया। यानी जैसे ही क्रिटिकल एंगल से ऊपर गए, जैसे ही क्रिटिकल एंगल से ऊपर गए भाई साहब, लाइट तो रिफ्लेक्शन कर गई, रिफ्रैक्शन नहीं रिफ्लेक्शन कर गई। तो बेटा इसी फिनोमेना को बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी जब लाइट जो है वो मीडियम में से बाहर जाके रिफ्रैक्शन ना करे और मीडियम में ही वापस लौट जाए, रिफ्लेक्शन कर जाए, तो ऐसे फिनोमेना को बोलते हैं TIR। दो कंडीशन पे होता है, पहली बात तो डेंसर से रेयर जानी चाहिए लाइट, दूसरी बात जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। मैंने आपको दोनों समझा दिया क्रिटिकल एंगल क्या होता है। अब ध्यान से देख लो, when light enter obliquely from a denser medium to rarer medium and the angle of incidence exceed critical angle, the light reflect in the denser medium। यानी जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है और एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है, तो लाइट जो है वो उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट कर जाती है, और इसी फिनोमेना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR का नाम दिया जाता है। समझे कि नहीं समझे? कंडीशन याद रखो, डेंसर से रेयर जानी चाहिए लाइट, और दूसरी कंडीशन क्या है कि इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंस एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। ये आपकी दो कंडीशन है, ये आपकी दो कंडीशन है। क्रिटिकल एंगल बता दिया, इंसिडेंस एंगल की वो वैल्यू जहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है। बहुत बढ़िया। अब अगर TIR समझ गए हो तो बेटा आगे ध्यान से समझो, रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो फॉर्मेशन, तो ध्यान से यार एक बात सुनो, रेनबो आप सबने देखा होगा यार, इंद्रधनुष बोलते हैं हिंदी में, रेनबो सबने देखा होगा, फोटो खींचोगी साथ साथ इंस्टाग्राम पे डाली भी होगी। तो देखो रेनबो कैसे फॉर्म होता है वो समझने वाले हैं। रेनबो फॉर्मेशन में तीन चीजें काम आती है, डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन। ध्यान से देखो, TIR नहीं है, सिर्फ IR है। तो ध्यान से देखो यार, क्वेश्चन अगर आएगा कि रेनबो कैसे फॉर्म होता है तो आप कहोगे डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन और IR। TIR मत करना, बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं, गलती कर देते हैं।
मतलब टीआर मत करना, बस यहाँ पे आईआर है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आईआर लेके चलेंगे। इंटरनल रिफ्लेक्शन, कोई दिक्कत यहाँ तक? 3 फिनोमिना है, डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन। सर क्या बोल रहे हैं, रेनबो फॉर्मेशन क्यों कर रहे हैं? यार समझो ना कैसे होता है। देखो प्रिज्म समझे, जैसे लाइट प्रिज्म से पास होगी तो प्रिज्म उस लाइट का डिस्पर्जन करा देगा, 7 रंग में बढ़ जाएगी। तो यार यही होता है, जैसे मान लो कि जब आपकी बारिश होती है ना, क्या होती है जब बारिश होती है तो बारिश की जो बूंदे हैं ना, जैसे उन बूंदों में से व्हाइट लाइट, सन की लाइट पास होके जाती है, तो वो जो बूंदे हैं वो प्रिज्म की तरह काम करती हैं। वो जो बूंदे हैं वो प्रिज्म की तरह काम करती हैं, और वो बूंदे क्या करती हैं, उस व्हाइट लाइट का डिस्पर्जन करा देती हैं, यानी कि फिर रेनबो बन जाता है, 7 रंग दिख जाएंगे, रेनबो बन जाएगा। हाँ हाँ मजा आ गया, समझे कि नहीं समझे? ध्यान से देखो, इट इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई। स्पेक्ट्रम क्या होता है बता दिया था, नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो कि हमें स्काई में देखने को मिलता है बारिश होने के बाद। रेनबो इज ऑब्जर्व्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सन। अब सन अगर इधर है ना तो रेनबो यहां बनेगा, ऐसा नहीं कि सन इधर है तो रेनबो भी यही बन जाएगा। अब सन यहां है तो रेनबो यहां है। सपोज कर लो कि मैं रेनबो की ड्रॉप हूं, ऐसे ऐसे मैं बारिश की बूंद हूं, ठीक है मान लो, तो ये सनलाइट आएगी, आके मेरे से 7 रंग बन जाएंगे। सनलाइट आई, 7 रंग बन गए, 7 रंग सामने दिख गए। तो अगर सन यहां पर है तो रेनबो यहां बनेगा, अपोजिट टू द सन। रेनबो हमेशा सन के अपोजिट बनेगा, समझे कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया। 3 चीजें याद रखनी है कैसे बनता है, डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन। सर क्या बोल रहे हो, कुछ समझा कर दो, आयो समझते हैं। आओ आओ, जैसे मान लो भाई आपकी रेन ड्रॉप है, अरे भाई बड़ी महंगी बूंद यार, समझो समझ लो भाई, मान लो रेन ड्रॉप है आपकी, तो देखो भाई क्या होता है, लाइट आई, लाइट आई, सबसे पहली बात तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्पर्जन होगा यार, डिस्पर्जन। अबे जैसे आती है 7 रंगों में बढ़ जाएगी ना, ये लो 7 रंगों में बढ़ गई, 7 रंगों में बढ़ गई, मान लो 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 7 रंगों में बढ़ गई, कोई दिक्कत? तो इस पॉइंट पे डिस्पर्जन हुआ, रिफ्रैक्शन भी तो हुआ, तभी तो 7 रंगों में बैठी है। अब क्या होगा, अब बाहर नहीं निकलेगी, बाहर नहीं निकलेगी, आईआर, वो टीआर पढ़ा ना, वही है, वही आईआर होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यानी यहीं से यूं मुड़ जाएगी, यहीं से सातों के सातों रंग ऐसे मुड़ जाते हैं, ये सातों के सातों रंग मुड़ जाते हैं, समझे कि नहीं समझे? अब क्या, बाहर निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, बाहर निकलेंगे तो रेनबो बन गया। यहां पे डिस्पर्जन हुआ, 7 रंग बढ़ गए, यहां पे आईआर हुआ, इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ, टॉपिक खत्म। कोई दिक्कत? ध्यान से देखो, यहां पे आपको समझा देता हूं मैं। ये देखो, सनलाइट आई, डिस्पर्जन हुआ, इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, रेनबो बन गया। ये सब पढ़ा दिया। कुछ वाटर ड्रॉपलेट जो होती है हवा में रह जाती है, प्रिज्म की तरह काम करती है, तो जैसी लाइट आती है डिस्पर्जन होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है अंदर ही अंदर, फिर रिफ्रैक्शन होता है, देन आपको रेनबो दिखता है। क्या दोबारा बोलता हूं, लाइट आती है, डिस्पर्जन होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, फिर देन रिफ्रैक्शन होता है, 7 रंग दिख जाते हैं, मजा आ गया, रेनबो बना दिया कि नहीं बना दिया? बहुत बढ़िया, दिमाग में डाल लो, छाप लो यार, इसे लिख लो, नोट कर लो, मजा आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं, ध्यान से। रेनबो फॉर्मेशन भी हो चुका है, अब आपका टॉपिक आता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन तो पढ़ लिया था। अब ये रिफ्रैक्शन अगर एटमॉस्फेयर में हो रहा है तो नाम पड़ गया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसकी वजह से हमें 4-5 चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे आपके तारे चमकते हुए दिखते हैं, तारों की पोजीशन बदल जाती है, सनराइज सनसेट देखने को मिलता है 2 मिनट पहले, 2 मिनट बाद। सनराइज सनसेट के दौरान आपको बेसिकली कलर ऑरेंज क्यों दिखता है, रेडिश क्यों दिखता है? द रिफ्रैक्शन बाय डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। हमारे एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर है, अलग अलग लेयर है, तो हर लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा भाई साहब। क्यों? हर लेयर में अलग अलग पार्टिकल मौजूद है ना, ऐसे समझ लो कि हर लेयर में अलग अलग अमाउंट की एयर मौजूद है। ऊपर जाते हैं तो एयर कम हो जाती है ना, हवा कम हो जाती है, तो जैसे जैसे नीचे आओगे हवा की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, पार्टिकल बढ़ जाएंगे, पार्टिकल बढ़ जाएंगे तो रिफ्रैक्शन बढ़ जाएगा, रिफ्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो इसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कि जैसे ही लाइट जो होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर मौजूद है। अब इसकी वजह से क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, जैसे ध्यान से देखो, ये आपने देखा होगा कि जब ये आग लगी होती है तो इसके ऊपर आपको ऐसे ऐसे डांस करते हुए दिखेगा। मान लो मैं यहाँ पे ऐसे मान लो कुछ लकड़ी जला दी मैंने, यहाँ से आग की लपटें निकल रही हैं, तो लपटों के पीछे मैं खड़ा हूं तो मैं आपको ऐसे 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 हिलता हुआ दिखूंगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। ये देखो, ये ऐसे सन जो होता है वो फ्लैट दिखता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। ऐसा है नहीं, सब देखने मिल रहा है हमें, हमारे दिमाग का खेल है, आंखों का खेल है, इल्यूजन है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। हमारे सिलेबस में क्या है,
कि जो ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है, स्टार नियर द होराइजन अपीयर स्लाइटली हाइयर, स्टार की पोजीशन चेंज हो जाती है, सनराइज सनसेट के दौरान क्या देरी होती है, क्या जल्दी आ जाता है, ठीक है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, चमकते क्यों है सितारे, तो ध्यान से देखो यहाँ पे आपके सामने है कि जैसे ही एक ऑब्जेक्ट जो है वो आग के पीछे खड़ा हुआ है तो क्या होगा, द एयर अबव द हॉट सरफेस बिकम हॉट। मान लो यहाँ पे लकड़ी लगा दी, आग जला दी, तो उसके ऊपर की जो हवा है वो गर्म हो चुकी है, गर्म होकर ऊपर जा रही है। जब गर्म हवा ऊपर जा रही है तो यहाँ पे कौन आ जाएगी, यहाँ पे ठंडी हवा आ जाएगी, ठंडी हवा आ जाएगी। अब यहाँ पर गर्म हवा, यहाँ पर ठंडी हवा, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, तो यहाँ की लाइट की बेंडिंग अलग होगी, यहाँ से लाइट की बेंडिंग अलग होगी। तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं ऐसे डांस कर रहा हूं, क्योंकि लाइट डांस करती है ना, यहाँ बेंडिंग अलग होती है, यहाँ बेंडिंग अलग होती है, तो मेरा ये कुछ इधर दिखेगा, ये कुछ इधर दिखेगा, तो आपको लगेगा मैं डांस कर रहा हूँ, डांस कर रहा हूँ। समझे कि नहीं समझे, बस और कुछ नहीं है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, सितारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो ध्यान से सुनो यार बेटा, सितारे बहुत दूर है, बहुत दूर है, वो देखो वो रे सितारे बहुत दूर है, इतनी दूर से लाइट आ रही है, तो हम मान सकते हैं जब सितारे आपके बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो हम उसको एक पॉइंट सोर्स मान लेते हैं। पॉइंट सोर्स मतलब एक पॉइंट की तरह है। आप मान लो आप यहाँ खड़ो, ये आपकी आंख हो गई, मान लो भाई क्या मस्त आंख बनाई है मैंने, ठीक है, उल्टी बता दी पर समझ लो, आप ये आपकी मान लो आंख है आपकी, सितारे बहुत दूर है, यहाँ बीच में कौन मौजूद है, यहाँ पे लेयर मौजूद है, एटमॉस्फेयर की लेयर मौजूद है, एटमॉस्फेयर की लेयर मौजूद है। तो होगा क्या, लाइट आएगी, इधर बेंड उधर बेंड, इधर बेंड उधर बेंड, फिर आंखों में पहुंचती है। अब हमारी आंख तो सीधा देखती है हमेशा, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ दिखेगी सितारे को, हमारी आंख कहेगी सितारा यहाँ पर है, हमारी आंख कहेगी सितारा यहाँ पर है। समझे कि नहीं समझे, तो कभी सितारा यहाँ दिखेगा, कभी यहाँ दिखेगा, कभी यहाँ दिखेगा, सितारा सितारा चमकते हुए दिखता है। मान लो भाई क्या होता है कि लाइट, कभी तो हम लाइट ऐसे, लाइट बार बार अपना रास्ता चेंज करते हैं, कभी तो यहां से आई, फिर मान लो कभी यहां से आ गई ऐसे ऐसे करके, फिर मान लो कभी यहां से ऐसे 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 करके यहां से आ गई, तो लाइट बार बार अपना पाथ चेंज कर रही है, कभी हमारी आंखों में आ रही है, कभी हमारी आंखों में नहीं आ रही है, कभी बहुत ब्राइट आ रही है, कभी बहुत फेंट, कभी बहुत डल आ रही है, जिसकी वजह से हमें लगता है सितारे जो है वो टिमटिमा रही हैं। समझे कि नहीं समझे, देखो पढ़ भी लो, ये लिखी हुई सेम चीज लिखी हुई है क्या, स्टार्स आर वेरी फार, तो पॉइंट सोर्स की तरह काम करते हैं। अर्थ की अलग अलग लेयर होती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बार बार जो स्टार से लाइट आ रही है वो बार बार अपना पाथ चेंज करती रहती है, कभी ब्राइट हो जाती है, कभी डल हो जाती है, तो हमें लगता है स्टार जो है वो टिमटिमा रही है। बहुत बढ़िया, अब ध्यान से देखो, ये भी आपने समझ लिया। अब है स्टार की पोजीशन क्यों चेंज लगती है, यानी स्टार कहीं पर है, यहां पर है, मान लो यहां पर है, हमें यहां दिखेगा, यहां पर यहां दिखेगा, इसका कारण क्या है, तो भाई साहब जरा इसका कारण भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। मान लो स्टार जो था वो यहां था, मान लो ये आपकी आंख हो गई, ठीक है, अब यहाँ पे लेयर मौजूद है, लेयर मौजूद है, देखो सबसे ऊपर की लेयर, थोड़ा थोड़ा सा अच्छे से बना लेता हूँ, जैसे मान लो ये आपकी एक लेयर हो गई, ये आपकी मान लो आंख हो गई, यहाँ पे मौजूद है आपकी आंख, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे आपका स्टार मौजूद है, ये अलग अलग लेयर है, अलग अलग लेयर है, अलग अलग लेयर है भाई, यहाँ तो वैक्यूम है, ये रेयर है, ये डेंसर है, नीचे जाओगे तो और डेंस होगा, डेंसर और बढ़ जाएगी, डेंसिटी और बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी, फिर यहां तक आते आते और बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी सर, अबे नीचे आते आते एयर बढ़ रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, तो बेंडिंग भी तो बढ़ेगी, बेंडिंग बढ़ जाएगी, रिफ्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो मान लो लाइट ऐसे आ रही थी, फिर ऐसे आ गई, फिर ऐसे आ गई, फिर ऐसे आ गई, फिर ऐसे आ गई, फिर और बेंड हो गई, पर हमारी आंख तो हमेशा सीधा देखती है, सीधा, तो जरा सीधा देखो एक बार, थोड़ा सीधा दिखाता हूं मैं आपको, देखो ये देखो लाइट को जरा सीधा देखना है, हमारी आंख हमेशा सीधा देखती है, लो ये देखो हमारी आंख कहां देख रही है, ये हमारी आंख देख रही है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, लो ये हमारी आंख इसे यहां देखेगी, हमारी आंख कहेगी कि भाई सितारा यहां नहीं, सितारा यहां है, यहां है, यहां है। तो ये तो सितारे की रियल पोजीशन है, ये है एपेरेंट पोजीशन, एपेरेंट मतलब जो हमें दिखाई दे रही है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे, असल में सितारा यहां पर है लेकिन हमें यहां दिखाई देगा, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्योंकि नीचे आते आते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। सिंपल, बहुत बढ़िया, आगे चलो, आगे ध्यान से देखो, ये भी समझ लिया। एडवांस सनराइज एंड सनसेट, तो ध्यान से देखो भाई, मान लो भाई ये आपकी अर्थ हो गई, मान के चल रहे हैं, ये आपका होराइजन है बेटा। होराइजन क्या होता है, बेसिकली अर्थ के सेंटर से एक लाइन जा रही है, उसको होराइजन बोल दिया, अर्थ के सेंटर से लाइन जा रही है, उसको होराइजन बोल दिया। समझे कि नहीं समझे, तो मान लो भाई ये आपका सन इस समय यहां मौजूद है, अभी नीचे मौजूद है होराइजन से, होराइजन के ऊपर आएगा तभी तो हम देख पाएंगे, होराइजन के ऊपर आएगा तभी तो हम देख पाएंगे। अबे हम मान लो होराइजन, हम होराइजन के ऊपर खड़े हैं,
सन जब होराइजन से ऊपर आएगा तभी हम देख पाएंगे। तो अभी सन यहां पर है, लेकिन होता क्या है, सन से लाइट आ रही है, मान लो ये लेयर हो गई, ये लेयर हो गई, ये लेयर हो गई, एटमॉस्फेयर की लेयर है, एटमॉस्फेयर की लेयर है, लाइट आई रेडिएटर से डेंसर, तो बेंड होगी, क्या होगी, देखो ध्यान से देखो, ये अभी मैं आपको बता देता हूँ। मान लो लाइट आई, ठीक है, सन से लाइट आई है, ऐसे करके क्या हो गया, बेंड होगी, और बेंड होगी, हम तक पहुंच जाएगी। हम मान लो यहाँ खड़े हुए हैं, तो हम तो क्या करते हैं, हमेशा हम सीधा देखते हैं, तो सन हमें कहाँ दिखेगा, सन हमें यहाँ दिखेगा, हम सीधा देखते हैं ना, हमेशा हम सीधा देखते हैं, सन हमें यहाँ दिखेगा। तो असल में सन नीचे है, लेकिन सन हमें पहले ही ऊपर दिख गया होराइजन से, इसीलिए कहते हैं जो सनराइज होता है वो 2 मिनट अर्ली हो जाता है, 2 मिनट एडवांस हो जाता है। यही सेम कारण है कि सनसेट जो है वो 2 मिनट बाद दिखाई पड़ता है, यानी असल में सन यहां पर होगा, लेकिन वही सेम केस बेंडिंग के बाद हमें कहां दिखता है, यहां दिखता है। असल में नीचे मौजूद है, असल में नीचे मौजूद है, लेकिन हमें ऊपर दिखाई देगा, हमें ऊपर दिखाई देगा। तो सनसेट तो कब का हो चुका है, लेकिन हमें अब भी ऊपर दिख रहा है। इसीलिए बेटा सनराइज जो है वो 2 मिनट पहले दिख जाता है, सनसेट जो है वो 2 मिनट बाद दिखता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एडवांस सनराइज, डिलेड सनसेट। तो ध्यान से देखो, ये भी मैंने आपको समझा दिया है, एडवांस सनराइज, डिलेड सनसेट, 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद में। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखो आगे क्या आता है, ये भी पढ़ लिया। ये आता है आगे आपका स्कैटरिंग इफेक्ट। स्कैटरिंग इफेक्ट, स्कैटरिंग का मतलब होता है ऐसे फैल जाना, फैल जाना, रायता फैला रखा है ना, अभी समेट लो, फैल जाना, फैल जाना, ठीक है, पढ़ाई कर लो, फैल जाना। स्कैटरिंग इफेक्ट होता क्या है बेटा, कि जैसे लाइट आई, मान लो किसी चीज से टकराई, टकरा के फैल गई, इसी इफेक्ट को बोलते हैं स्कैटरिंग इफेक्ट। स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन वेरियस डायरेक्शन बाय कोलॉइड पार्टिकल, ये पढ़ा होगा 9th में, कोलॉइडल सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन वगैरह। कोलॉइडल पार्टिकल मतलब जो बिल्कुल मीडियम पार्टिकल्स होते हैं, बेसिकली पार्टिकल्स बेसिकली। तो जैसे लाइट पार्टिकल्स से टकराई, टकरा के अलग अलग डायरेक्शन में फैल गई, इसी इफेक्ट को कहते हैं स्कैटरिंग इफेक्ट। क्या कहते हैं, स्कैटरिंग इफेक्ट। बहुत बढ़िया, समझे कि नहीं समझे। अच्छा सर, स्कैटरिंग इफेक्ट से क्या होता है, आपके आकाश का कलर नीला दिखता है, सनराइज सनसेट के दौरान कलर रेडिश ऑरेंज हो जाता है, समझे कि नहीं समझे। डेंजर सिग्नल को रेड पेंट किया जाता है, स्कूल की बसों को येलो पेंट किया जाता है, स्कैटरिंग इफेक्ट। टिंडाल इफेक्ट इसी के अंदर आता है, अभी पढ़ेंगे। स्कैटरिंग इफेक्ट बेसिकली क्या है बेटा, देखो सपोज करो कि लाइट आई, पार्टिकल से टकराई, लाइट फैल गई, फैल गई तो हमें दिखेगी, जो लाइट फैलेगी वो लाइट हमें दिखेगी, समझे कि नहीं समझे, कहानी समझ गए सर। अब देखो बात क्या होती है, लाइट कौन से कलर की फैलेगी वो डिपेंड करता है पार्टिकल का साइज क्या है। लाइट में 7 रंग होते हैं ना, 7 रंग होते हैं ना, तो कौन से कलर की लाइट फैलेगी ये डिपेंड करता है पार्टिकल का साइज कितना है। मैं छोटा हूं साइज में, तो यार मैं पंगा भी उससे लूंगा जो छोटा होगा साइज में, तभी तो बराबर की टक्कर होगी। अब मान लो मैं इतना सा हूं, ऐसे मान लो इतना सा मैं लड़ रहा हूं इतने बड़े से, और अब ऐसे थोड़ी होता है यार। तो अगर पार्टिकल का साइज छोटा है तो वो छोटी वेवलेंथ वाले कलर को स्कैटर करता है, अगर पार्टिकल का साइज मीडियम है तो वो बड़ी वेवलेंथ वाले पार्टिकल को, बड़ी वेवलेंथ वाले कलर को स्कैटर कर देगा। अगर पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा है तो इसके सामने कोई भी आ जाए, मैं बहुत बड़ा हूं, मेरे सामने कोई भी आ जाए, सबको पेल दूंगा, सबको पकड़ के पीट दूंगा, वही कहानी है। अगर पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा तो ये सारे रंगों की लाइट को स्कैटर कर देगा, ये सारे रंगों की लाइट को स्कैटर कर देगा। वही कहानी है कि हमारे जो एयर के पार्टिकल्स है काफी छोटे होते हैं, तो वो छोटी वेवलेंथ वाली लाइट को स्कैटर करते हैं। छोटी वेवलेंथ वाली लाइट कौन कौन सी है, वायलेट और ब्लू। तो इसीलिए हमारा स्काई का कलर ब्लू होता है, क्योंकि हमारे आकाश में छोटे पार्टिकल मौजूद हैं, वो छोटी वेवलेंथ वाली लाइट को स्कैटर करेंगे, ब्लू को स्कैटर कर देते हैं, तो ब्लू फैल जाता है पूरे स्काई में, हमारा स्काई ब्लू हो जाता है। तो आप कहोगे सर वायलेट क्यों नहीं होता। अब यार वायलेट की मात्रा सनलाइट में कम होती है, वायलेट की परसेंटेज, वायलेट का अमाउंट सनलाइट में कम होता है, वायलेट कम परसेंटेज में है, ब्लू ज्यादा है, तो ब्लू स्कैटर ज्यादा होती है। ब्लू दिख गई, ब्लू दिख गई हर जगह, स्काई ब्लू हो गया, समझे कि नहीं समझे, वेरी गुड, ठीक है सर। यही कारण है किसका, यही बेटा सेम कारण है आपका कि सनराइज सनसेट के दौरान कलर जो होता है वो रेडिश ऑरेंज दिखता है। सर क्या बोल रहे हो बेटा, ध्यान से समझो कि सनराइज, जैसे मान लो ये आपकी अर्थ है, सन इस समय यहां पर है, सनराइज हो रहा है, सनराइज जब राइज हो रहा है तो तब भी यहां रहेगा, सनसेट होगा तब भी यहां रहेगा, होराइजन पर रहेगा। यानी इस समय लाइट को सबसे ज्यादा दूरी चलनी है, लाइट को सबसे ज्यादा दूरी चलनी है,
जब लाइट चल के यहां तक आएगी तो जितने भी छोटी वेवलेंथ वाले कलर होते हैं वो सब स्कैटर हो जाते हैं, वो सब स्कैटर हो गए। समझे कि नहीं समझे? लेकिन जो सबसे बड़ी वेवलेंथ वाला कलर है वो हम तक पहुंच जाता है। कौन है? रेड। रेड हम तक पहुंच जाता है। तो सनराइज सनसेट के दौरान हमें पूरा स्काई जो है वो रेड रेड दिखता है, मतलब पूरा रेड कलर दिखता है, हमें रेडिश ऑरेंज कलर दिखता है सनराइज सनसेट के दौरान। समझे कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब ध्यान से देखो। तो बेटा स्कैटरिंग इफेक्ट क्या बोला गया है? स्प्रेडिंग समझ गए। स्कैटरिंग देखो ध्यान से, ये चीज ध्यान से समझना। स्कैटरिंग जो होती है 1 वेवलेंथ होती है। स्कैटरिंग जो होती है 1 वेवलेंथ। सर क्या बोल रहे हो? यानी ये जो स्कैटरिंग है वो कितनी होगी, वो डिपेंड करेगा वेवलेंथ कितनी है। लैम्डा मतलब वेवलेंथ कितनी है। वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो स्कैटरिंग कम है, वेवलेंथ अगर कम है तो स्कैटरिंग ज्यादा है। समझे कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया। इसीलिए रेड लाइट कम स्कैटर हो पाती है, ब्लू लाइट वायलेट लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर हो जाती है, ब्लू लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर हो जाती है। समझे कि नहीं समझे? अच्छा, रेड लाइट कम स्कैटर होती है ना, यही कारण है कि रेड लाइट का इस्तेमाल डेंजर सिग्नल में किया जाता है। डेंजर सिग्नल, रेड रेड मत आओ क्रॉस। क्यों? क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, कम स्कैटर हो पाती है। वेवलेंथ ज्यादा है तो दूर से दिख जाएगा हमें कि हाँ भाई देखो डेंजर सिग्नल हो रहा, दूर से दिख जाएगा, वेवलेंथ ज्यादा है ना। स्कैटर कम होती है, स्कैटर कम होती है तो ज्यादा फैलेगी नहीं, हमारे तक पहुंच जाएगी आसानी से। समझे कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया। इसीलिए बस का कलर भी येलो होता है, येलो की वेवलेंथ भी ज्यादा है, दूर से बस दिख जाएगी। फॉग, फॉग समझते हो? धुंध वन में भी बस हमें आसानी से दिख जाती है, येलो बस हमें आसानी से दिख जाएगी, रेड बस भी हमें आसानी से दिख जाएगी, क्योंकि इनकी वेवलेंथ ज्यादा है, ये दूर तक पहुंच जाएंगी और कम स्कैटर हो पाएंगी। जो धुंध है इन्हें कम स्कैटर कर पाएगी, हम तक आसानी से पहुंच जाएंगी। समझे कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया। तो आप कहोगे सर बस का कलर रेड क्यों नहीं है? ज्यादातर बेटा रेड भी होता है, पर ज्यादा येलो क्यों है? क्योंकि हमारी जो आईज है वो येलो सेंसिटिव ज्यादा है, हमारी आंखें येलो को ज्यादा पहचान लेती है, येलो की तरफ अटेंशन ज्यादा जाती है, बस और कोई कारण नहीं है। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर बहुत बढ़िया सर, समझ गए, सब समझ में आ गया। तो ध्यान से देखो, एग्जांपल दे रखे। टिंडाल इफेक्ट क्या आता है बताता हूँ। एग्जांपल देखो, पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल व्हेन लाइट एंटर ऑफ डार्क एंड डस्टी रूम थ्रू। टिंडाल इफेक्ट भी समझ लो यार, यहां पर समझाता हूं, देखो ध्यान से। यहां पर है, ये रहा, इसको ध्यान से देखो। ये बेटा ये बेसिकली ट्रू सॉल्यूशन है, ये कोलॉइडल सॉल्यूशन था। पार्टिकल थोड़े बड़े थे, मीडियम साइज के थे। तो लाइट आई, पार्टिकल से टकराई, स्कैटर हो गई, फैल गई। स्कैटर हो गई तो हमें लाइट का पाथ पता चल गया, लाइट दिख गई हमें। स्कैटर हो गई, फैल गई तो हमें दिख गई ना, लाइट हमें दिख गई। इसी इफेक्ट को बोलते हैं टिंडाल इफेक्ट, इसी इफेक्ट को बोलते हैं टिंडाल इफेक्ट। समझे कि नहीं समझे? तो ध्यान से देखो, टिंडाल इफेक्ट की एग्जांपल देख लो। तो अभी दिखा दिया मैंने आपको। एक क्या है, जैसे आपने देखा भी होगा कि जैसे मान लो ये अंधेरा है, अभी रूम में अंधेरा है, एक छेद कर दूं, उस छेद में से लाइट आ जाए तो लाइट का पाथ दिखता है ना, पूरा ऐसे करके दिखती है कि नहीं दिखती? वैसा समझ लो कि हमें पाथ पता लग जाता है, स्कैटरिंग की वजह से टिंडाल इफेक्ट हो गया। When light passes through a colloid, its path become visible. जैसे ही लाइट एक कोलॉइडल पार्टिकल के सॉल्यूशन से पास करती है तो कोलॉइडल पार्टिकल उस लाइट को स्कैटर कर देते हैं, हमें पाथ विजिबल हो जाता है। इसी इफेक्ट को बोलते हैं टिंडाल इफेक्ट। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत यहां तक? जैसे ध्यान से देखो ना, यहाँ पे हमें पाथ विजिबल हो गया, हमें दिख रहा है। अभी देखो ये लाइट जा रही है, लाइट का पाथ दिख रहा है, यहां से नहीं दिख रहा क्योंकि ये कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं है, एक ट्रू सॉल्यूशन है। बहुत छोटे पार्टिकल है या मीडियम साइज के पार्टिकल है, लाइट को स्कैटर कर दिया, लाइट का पाथ दिख गया। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, आगे चलो। ये आ गया देखो, अगर पार्टिकल बहुत छोटे हैं तो छोटी लाइट, छोटी वेवलेंथ की लाइट स्कैटर होगी, जैसे कि ब्लू। पार्टिकल मीडियम है तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे बड़ी वाली स्कैटर होगी। अगर पार्टिकल बहुत बड़े हैं तो सारे के सारे कलर की लाइट स्कैटर हो जाएगी, सारे के सारे कलर की लाइट स्कैटर हो जाएगी। जब सारी लाइट स्कैटर हो गई, सारे कलर स्कैटर हो गए, सारे कलर आपस में मिलकर क्या बना लेंगे? व्हाइट बना लेंगे। अगर पार्टिकल बहुत ही बड़े हो जाएं, बहुत ही बड़े हो जाएं तो वो सारे रंगों की लाइट को स्कैटर कर देते हैं। सारे रंगों की लाइट हमारी आंखों में पड़ती है आके, तो सब मिलके हमें दिखता है व्हाइट, दिखता है व्हाइट। इसीलिए बादल का रंग व्हाइट होता है, इसीलिए बादलों का रंग व्हाइट होता है। क्योंकि बेटा बादल कैसे बनते हैं? जब पार्टिकल्स जो है कंडेंस होके, जैसे मान लो पानी के पार्टिकल गर्म होके ऊपर गए, ऊपर हो गए, ठंडे होके कंडेंस होके क्या बन गए? बादल बन गए। तो उनके पार्टिकल इतने बड़े हो जाते हैं कि वो सारे रंगों की लाइट को स्कैटर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो लाइट हम तक पहुंचती है तो व्हाइट बन के पहुंचती है। इसलिए बादल कैसे अपीयर होते हैं? व्हाइट कलर के बादल अपीयर होते हैं। कोई दिक्कत परेशानी? आगे चलते हैं। रेड सबसे कम स्कैटर होती है, इसीलिए उसको डेंजर सिग्नल पे रेड पेंट किया जाता है।
बस का कलर भी रेड येलो कर सकते हो। कलर ऑफ स्काई ब्लू क्यों होता है बता दिया, ठीक है। बस ये कलर स्काई ब्लू क्यों होता है ये मैंने आपको बता दिया है, इसको देख लेना एक बार। ये देखो ये रहा अपीयरेंस ऑफ स्काई। अबे एस्ट्रोनॉट स्काई में है, स्पेस में है, स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है तो स्कैटरिंग नहीं है, स्कैटरिंग नहीं है, रिफ्रैक्शन कुछ भी नहीं है, तो बेसिकली स्पेस कैसा दिखता है, काला काला, बिल्कुल ब्लैक दिखेगा। सिंपल यार, हमें ब्लू दिखता है। द स्काई वुड अपीयर डार्क टू एन एस्ट्रोनॉट इन द स्पेस एज स्कैटरिंग इज नॉट वेरी प्रोमिनेंट एट सच हाई एल्टीट्यूड। स्पेस में स्कैटरिंग होती ही नहीं, रंग फैलते ही नहीं, हमें सब काला दिखता है। बहुत बढ़िया। क्लाउड अपीयर व्हाइट मैंने बता दिया बेटा, कोई दिक्कत यहां तक, ये पढ़ लेना एक बार। कलर ऑफ सन अपीयर रेड ड्यूरिंग सनसेट सनराइज बता दिया बेटा, एक बार पढ़ लेना, बहुत बढ़िया। चैप्टर होता है दी एंड, चैप्टर का एक एक पॉइंट, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है, फंडा के क्लियर कर दिया है। आई होप आपको चैप्टर को पढ़ने में मजा आया होगा, चैप्टर में सब कुछ समझ में आया होगा। अगर सब समझ में आ गया है तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और देखना ना भूलें आपका अपना द लॉन्च पैड कोचिंग क्लासेस।